हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग। बच्चों, स्वागत है आज के सेशन में। मेरा नाम है जेएस मल्होत्रा और आप लोगों को मैं करवा रहा हूं प्रैक्टिस। और अभी तक हम लोग फास्ट ट्रैक क्लासेस के अंदर ये सैलरी का तीसरा लेक्चर है दोस्तों, ठीक है। और इस तीसरे लेक्चर के अंदर मैं सैलरी कंटेंट खत्म कर दूंगा। और मैं आपको बता दूं इस कंटेंट को हम स्टार्ट कैसे कर रहे हैं। मेरे पास ये नोट्स हैं, मैं आपको टेलीग्राम पर शेयर किया हुआ है ऑलरेडी। और अगर किसी बच्चे को ना मिले तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। मैसेज आपको नंबर, व्हाट्सएप नंबर मिल रहा होगा मेरा। नाउ एवरीवन, ध्यान से सुनना। अभी रिमेनिंग परक्विजिट्स हम लोग आज की क्लास में कवर करेंगे, ठीक है। पहले हम लोग डिस्कस करेंगे रिमेनिंग परक्विजिट्स, फिर परक्विजिट्स खत्म होने के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कोई प्रोविडेंट फंड के टॉपिक्स हैं वो कंप्लीट करेंगे, ठीक है। प्रोविडेंट फंड का टॉपिक होता है। अच्छा, इसके अलावा मैं आपके साथ कराने वाला हूँ क्वेश्चंस, जो बिल्कुल एंड में कराने वाला हूँ। तो अभी तक हम लोग छोटे छोटे परक्विजिट्स के ऊपर भी क्वेश्चन साथ साथ कर रहे थे ना। अब आज की क्लास में हम पहले परक्विजिट्स खत्म कर देंगे, फिर प्रोविडेंट फंड का टॉपिक होगा, फिर क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो ये सारे के सारे खत्म होने के बाद आपका आज का सैलरी इनकम खत्म हो जाएगा। तो मेरी तरफ से फास्ट ट्रैक क्लास खत्म हो जाएगी सैलरी की। कुछ और उसके अलावा भी आपको प्रैक्टिस चाहिए हो तो वो प्रैक्टिस मैं अपने एग्जामिनेशन से, आपके एग्जाम से पहले मैं जरूर लेके आऊंगा, वो अलग है, ठीक है। बट ये आपका फास्ट ट्रैक के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट परक्विजिट हम लोग बात कर रहे हैं एजुकेशन फैसिलिटी। बच्चों, याद रहे कि अगर एजुकेशन फैसिलिटी इज मेंटेन बाय एम्प्लॉयर, यानी ओन स्कूल या टाई अप है उसका, तो ऐसे केस में वैल्यू ऑफ परक्विजिट क्या होगी? जो भी एक्चुअल खर्चा होगा उसमें से 1000 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड माइनस हो जाएगा। इसमें बच्चे की कोई लिमिट नहीं होती। एक केस है मेंटेन बाय एम्प्लॉयर, यानी जहां पे अपना ही स्कूल है एम्प्लॉयर का, या फिर एम्प्लॉयर का स्कूल के साथ टाई अप है और आपके बच्चे को वहां एडमिशन करा दिया है, तो एक्चुअल खर्चा जितना भी होगा उसमें से 1000 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड एग्जेम्प्ट हो जाएगा और बच्चे जितने मर्जी हो। अगर एजुकेशन फैसिलिटीज मेंटेन बाय एम्प्लॉई हिमसेल्फ, ठीक है, तो ये रीइंबर्समेंट होती है। मतलब आपके बच्चे को आपको ये बोल दिया जाता है कि आपका जो भी बच्चे का खर्चा है आप मुझसे पैसे ले लिया करो, आप बच्चे को कहीं भी एडमिशन कराओ, तो वो है रीइंबर्समेंट। और ये रीइंबर्समेंट फुली टैक्सेबल होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। क्या मेरी बात समझ में आई? याद रहे, एजुकेशन फैसिलिटी में वो 1000 रुपए पर मंथ की एग्जेम्पशन तभी मिलती है जब फैसिलिटी कहां दी जा रही हो, इंडिया में दी जा रही हो। अगर फैसिलिटी बाहर दी जा रही हो तो नहीं। समझ गए बात? इफ क्वेश्चन इज साइलेंट देन इट शैल बी अज्यूम्ड दैट एजुकेशन फैसिलिटी इज मेंटेन बाय एम्प्लॉय हिमसेल्फ, मतलब एक्चुअल एक्सपेंडिचर इनकर्ड फुली टैक्सेबल हो जाएगा अगर क्वेश्चन साइलेंट होगा तो, ठीक है। इफ एजुकेशन फैसिलिटी इज बीन इनकर्ड फॉर द रिलेटिव, अगर रिलेटिव के लिए एजुकेशन एक्सपेंडिचर दिया गया है अदर देन चाइल्ड, ठीक है, देन नो एग्जेम्पशन। ऑब्वियसली चाइल्ड के लिए एग्जेम्पशन है ना, वो 1000 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड है। तो ऑब्वियसली अगर आप किसी और रिलेटिव के लिए एजुकेशन फैसिलिटी लेते हो और कंपनी देती है तो आप लोगे ना यार। तो जितना भी वो पैसा वो खर्च कर रही है कंपनी, वो पैसा आपको फुली टैक्सेबल होगा, कोई एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉय इज नॉट एन एजुकेशन, याद रहे, एम्प्लॉय की ट्रेनिंग एजुकेशन नहीं मानी जाती, वो तो कंपनीज अपने फायदे के लिए कराती हैं। और इफ एनी अमाउंट हैज बीन चार्ज, ऑब्वियसली जो अमाउंट चार्ज किया जाएगा वो एजुकेशन फैसिलिटी में से माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये हो गए परक्विजिट नंबर 5। परक्विजिट नंबर 6 की बात करें तो ये लंच फैसिलिटी। लंच फैसिलिटी में होते हैं 4 केस। टी स्नैक्स प्रोवाइड किया गया ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स, वैल्यू ऑफ परक्विजिट इज निल। लंच फैसिलिटी ऑफिस आवर्स में दी गई है तो एग्जेम्प्ट अप टू 50 रुपी पर डे पर मील, ठीक है, 50 रुपी पर डे पर मील आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगी। याद रखना है, क्वेश्चन साइलेंट हो तो नंबर ऑफ वर्किंग डेज 300 मानने हैं। अच्छा, लंच फैसिलिटी अगर नॉन ऑफिस आवर्स में दी जाए तो फुली टैक्सेबल होगी, और अगर लंच फैसिलिटी रिमोट एरिया में दी जाए तो वो फुली एग्जेम्प्ट रहेगी, वैल्यू ऑफ परक्विजिट निल रहेगा। नंबर ऑफ डेज अगर गिवन ना हो कितने वर्किंग डेज के लिए, तो ऐसा होता है कई बार लंच फैसिलिटी के सामने सीधा अमाउंट लिख दिया जाता है, तो आपको एग्जेम्पशन माइनस करनी है 50 रुपए मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ वर्किंग डेज। नंबर ऑफ वर्किंग डेज हमेशा 300 दिन अज्यूम करके चलना है, तो 300 दिन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 50 इंटू 300 हो गए 15000, ठीक है। ऑफिस आवर्स इंक्लूड्स एक्सटेंडेड आवर्स, क्वेश्चन में दिया हो सकता है कि ऑफिस आवर्स, एक्सटेंडेड आवर्स दिए हुए हैं, वर्किंग हॉलीडेज, ओवर टाइम, ये सब चीजें इंक्लूड होती हैं ऑफिस आवर्स के अंदर। तो ऑफिस आवर्स के अंदर है तो वो लंच फैसिलिटी की एग्जेम्पशन मिल जाएगी, क्योंकि वो नॉन ऑफिस आवर्स काउंट नहीं होंगे। समझ गए बात? अच्छा, लंच मतलब लंच नहीं है, लंच का मतलब डिनर भी हो सकता है, एक मील की बात हो रही है यहां पर। ना नेक्स्ट परक्विजिट इज परक्विजिट नंबर 7, वैल्यू ऑफ टूरिंग ट्रेवलिंग अकोमोडेशन ड्यूरिंग हॉलीडेज। इसको हॉलीडे होम फैसिलिटी भी बोलते हैं। अगर कंपनी अपने इंप्लॉय को हॉलीडे होम फैसिलिटी देती है कि भाई घूमने फिरने जा, कहीं पर भी जा, हम तेरा पैसा हम तेरी फैसिलिटी अवेल करके हम तेरे को करवा के देते हैं। भाई एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को बोला कि तू स्विट्जरलैंड घूमने फिरने जा, ठीक है, बीवी बच्चों को ले जा, कोई दिक्कत नहीं है, हमने टिकट्स वगैरह बुक कर दी हैं, सारा वहां पे अरेंजमेंट कर दिया है, एंजॉय कर।
तो अगर ऐसे केस में कंपनी ने अपने एम्प्लॉय को ऐसी फैसिलिटी दी है तो दैट इज मेंटेन बाय एम्प्लॉयर का केस है। ऐसे केस में जो भी फेयर मार्केट वैल्यू होगी उस पैकेज की दूसरी एजेंसी की तरफ से, दूसरी एजेंसी की लेनी है, आपकी नहीं लेंगे, दूसरी एजेंसी की। अच्छा, ये तब हो सकता है जब हो सकता है कि आप ऐसी कंपनी में काम करते हो जो कि मेक माई ट्रिप का, जैसे जो इन्हीं का काम करता है, मतलब ट्रेवल एजेंसी है, ठीक है, सिमिलर ट्रेवल एजेंसी है। तो गवर्नमेंट ने बोला अगर वो ट्रेवल एजेंसी से आप ऐसी फैसिलिटी अवेल करते हो और आप भी ट्रेवल एजेंट ही हो, मतलब आपकी भी ट्रेवल एजेंसी ही है, ठीक है, और आप खुद ट्रेवल एजेंसी हो और ऐसे केस में आप अपने एम्प्लॉयज को बेनिफिट देते हो, तो गवर्नमेंट ने बोला ये वाला केस है मेंटेन बाय एम्प्लॉयर का केस। याद है, ओन कंपनी हो गई, ठीक है, वही ट्रेवल का काम करती है, और टाई अप या फिर टाई अप है। ऐसे केस में फैसिलिटीज अरेंज बाय एम्प्लॉयर, अगर फैसिलिटी अरेंज बाय एम्प्लॉयर का केस है तो गवर्नमेंट ने कहा जितना भी पैसा फेयर मार्केट वैल्यू होगा उस पैकेज का, ठीक है, सिमिलर एजेंसी का, वो अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा। तुम्हारे दिमाग में आएगा सर सिमिलर एजेंसी कैसे होगी, ये पहले से ही बता दिया जाता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कि मेरी सिमिलर एजेंसी ये, ठीक है, कंपैरेटिव एजेंसी बता दी जाती है। अगर इफ सच फैसिलिटीज मेंटेन बाय एम्प्लॉई हिमसेल्फ, अगर सच फैसिलिटीज मतलब कंपनी ने बोल दिया कि भाई तू अपने हिसाब से बुकिंग कर, जो भी खर्चा होगा मुझसे पैसे ले लियो, रीइंबर्समेंट, तो ऐसे केस में सारा का सारा पैसा क्या हो जाएगा, फुली टैक्सेबल। क्या लिख रहा है बेटा, क्या लिख रहा है, फुली एग्जेम्प्ट गलत लिख दिया इसने, फुली टैक्सेबल, एक्चुअल एक्सपेंडिचर इनकर्ड फुली टैक्सेबल, एग्जेम्प्ट कहां से, टैक्सेबल। समझ में आई बात? तो ये हो गया हमारा कौन सा, टूरिंग ट्रेवलिंग अकोमोडेशन यानी हॉलिडे होम फैसिलिटी। नेक्स्ट इज क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी। क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी के अंदर दो तरह के केस होंगे। ऑफिशियल यूज के लिए क्रेडिट कार्ड होगा तो वैल्यू ऑफ परक्विजिट निल होगा, और अगर पर्सनल यूज के लिए क्रेडिट कार्ड होगा तो ऐसे केस में एक्चुअल एक्सपेंडिचर इंकर्ड इज ट्रीटेड एज वैल्यू ऑफ परक्विजिट। एक्चुअल एक्सपेंडिचर इंकर्ड इज वैल्यू ऑफ परक्विजिट। क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी की बात कर रहे हैं। सिमिलरली क्लब फैसिलिटी, कंपनी ने क्लब फैसिलिटी दी अपने एम्प्लॉय को, ऑफिशियल यूज के लिए दिया तो वैल्यू ऑफ परक्विजिट इज निल, पर्सनल यूज के लिए दिया तो एक्चुअल एक्सपेंडिचर इंकर्ड इज फुली टैक्सेबल। गिफ्ट, कंपनी ने अगर अपनी एम्प्लॉय को गिफ्ट दिया जैसे कि मॉनेटरी दिया या इन काइंड दिया, अगर मॉनेटरी गिफ्ट दिया तो फुली टैक्सेबल है, इन काइंड दिया तो 5,000 रुपए तक एग्जेम्प्ट है, 5,000 रुपए से ज्यादा वाला अमाउंट टैक्सेबल है। तो यानी अगर गिफ्ट 6,000 रुपए का दिया है, ठीक है, फेयर मार्केट वैल्यू 6,000 है उसकी, तो 5,000 माइनस होकर 1,000 रुपए टैक्सेबल हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो ये है हमारी गिफ्ट फैसिलिटी। नेक्स्ट इज मोटर कार। मोटर कार अगर कंपनी अपने एम्प्लॉय को देती है तो इसमें केसेस हैं 3, एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई और एम्प्लॉय एम्प्लॉयर, ठीक है, इसमें 3 केसेस हैं, एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई, एम्प्लॉय एम्प्लॉयर। केस नंबर 1 एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर। अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर का केस है मतलब गाड़ी भी एम्प्लॉयर की और गाड़ी के खर्चे भी एम्प्लॉयर के, अगर ये वाला केस है तो ऐसे केस में 3 केसेस होंगे। एक, गाड़ी ऑफिशियल यूज के लिए दी गई, दूसरा केस पार्टली ऑफिशियल पार्टली पर्सनल, तीसरा केस सिर्फ पर्सनल। अगर गाड़ी ऑफिशियल पर्पस के लिए दी गई तो वैल्यू ऑफ परक्विजिट इज निल, पार्टली ऑफिशियल पार्टली पर्सनल दी गई तो 2 केस होंगे, छोटी गाड़ी बड़ी गाड़ी। छोटी गाड़ी मैंने आपको बताया था 1800 900, बड़ी गाड़ी बताया था 2400 900, याद है? छोटी गाड़ी 1800 900, बड़ी गाड़ी 2400 900, याद रखना है, 1800 रुपए पर मंथ प्लस 900 रुपए पर मंथ, और बड़ी गाड़ी होगी तो 2400 पर मंथ प्लस 900 रुपए पर मंथ। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? इतना अमाउंट टैक्सेबल होगा। छोटी गाड़ी बड़ी गाड़ी कैसे सेग्रीगेट होती है? अगर इंजन की क्यूबिक कैपेसिटी 1.6 लीटर से कम है, डज नॉट एक्सीड 1.6 लीटर है, तो ऐसे केस में वो छोटी गाड़ी है। अगर 1.6 लीटर से ज्यादा है यानी 1600 सीसी से ज्यादा की गाड़ी है तो ऐसे केस में वो बड़ी गाड़ी है, और बड़ी गाड़ी है तो 2400 प्लस 900, 1800 900 2400 900, याद रखना। अगर गाड़ी पर्सनल यूज के लिए दी जाए तो 10% पर एनम ऑफ द कॉस्ट ऑफ कार लेना है इफ ओन्ड बाय एम्प्लॉयर। अगर गाड़ी एम्प्लॉयर की खुद की खरीदी हुई है तो 10% पर एनम ऑफ द कॉस्ट ऑफ कार, और अगर गाड़ी किराए पर लेकर दी है तो एक्चुअल हायर चार्जेस, प्लस क्योंकि गाड़ी के रनिंग एक्सपेंसेस भी एम्प्लॉयर उठा रहा है तो एक्चुअल रनिंग एक्सपेंसेस टैक्सेबल हो जाएंगे, और अगर गाड़ी का ड्राइवर भी है तो एक्चुअल ड्राइवर की सैलरी आ जाएगी यहां पर, ठीक है, पर्सनल यूज के लिए अगर गाड़ी एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को दी। पार्टली ऑफिशियल पार्टली पर्सनल में ज्यादा फायदा है क्योंकि सिर्फ 900 रुपए पर मंथ ड्राइवर के टैक्सेबल हो रहे हैं आपको 1800 रुपए के साथ, ठीक है, और बड़ी गाड़ी में भी 2400 प्लस 900 रुपए टैक्सेबल हो रहे हैं, बहुत अच्छा है, ठीक है। पर्सनल यूज में आपको ज्यादा नुकसान है क्योंकि गाड़ी अगर BMW मर्सिडीज जैसी दे दी तो 50 लाख की गाड़ी है तो 10% आपको टैक्सेबल हो जाएगा यानी 5 लाख, प्लस एक्चुअल रनिंग एक्सपेंसेस पेट्रोल डीजल के खर्चे भी आपको टैक्सेबल हो जाएंगे, और ड्राइवर की सैलरी भी आपको टैक्सेबल हो जाएगी, जितनी भी होगी। नेक्स्ट इज केस एम्प्लॉयर एम्प्लॉई। अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉई का केस हो यानी गाड़ी एम्प्लॉयर की है, खर्चे एम्प्लॉई के हैं, तो ऐसे केस में 3 केस होंगे। ऑफिशियल पर्पस है तो हमेशा नील ही रहेगा, पार्टली ऑफिशियल पार्टली पर्सनल है तो 2 केस होंगे, छोटी गाड़ी या बड़ी गाड़ी। छोटी गाड़ी वही 1.6 लीटर वाली, छोटी गाड़ी है तो 600 900, बड़ी गाड़ी है तो 900 900, याद रहे।
1800 900 2400 900 600 900 900 900 600 900 ड्राइवर अगर प्रोवाइड किया जाए 900 लगेगा, अगर ड्राइवर प्रोवाइड नहीं किया तो सिर्फ 600 रुपये महीना जाएगा। ठीक है, छोटी गाड़ी बड़ी गाड़ी। अगर पर्सनल यूज के लिए है तो गाड़ी तो इंप्लॉयर की है, तो भाई गाड़ी इंप्लॉयर की है तो 10% पर एनम ऑफ द कॉस्ट ऑफ कार अगर गाड़ी खरीद कर दी है, गाड़ी किराए पर लेकर दी है तो एक्चुअल हायर चार्जेस ऐड हो जाएगा। रनिंग एक्सपेंसेस में नहीं आएंगे क्योंकि रनिंग एक्सपेंसेस तो आप खुद उठा रहे हो। ड्राइवर की सैलरी आ सकती है, अगर इंप्लॉयर ड्राइवर की सैलरी उठा रहा है तो वो ड्राइवर सैलरी कॉस्ट के अंदर वैल्यू पर में ऐड हो जाएगी। आगे आ जाते हैं केस नंबर 3 में कि अगर इंप्लॉई इंप्लॉयर का केस है, यानी गाड़ी इंप्लॉय की है, खर्चे इंप्लॉयर के हैं, तो ऑफिशियल यूज के लिए अगर गाड़ी दी जाए तो वैल्यू ऑफ परक्विजिट इज निल। पार्टली ऑफिशियल पार्टली पर्सनल दी जाए तो दो केसेस होंगे, छोटी गाड़ी बड़ी गाड़ी। छोटी गाड़ी है तो एक्चुअल रनिंग एक्सपेंसेस में से माइनस कर देंगे 1800 900 या फिर ऑफिशियल परसेंटेज एक्सपेंडिचर विच एवर इज हायर। बच्चों याद है आप लोगों को 1800 900 या फिर ऑफिशियल परसेंटेज, अरे बेटा क्या ये इसने विच एवर इज हायर गलत जगह लिख दिया है, ये है बेटा विच एवर इज हायर। ठीक है, इसको ठीक कर लेना, बच्चा भावनाओं में बह गया है, तो विच एवर इज हायर। ठीक है, ऑफिशियल परसेंटेज ऑफ द एक्सपेंडिचर और 2400 900 अगर बड़ी गाड़ी है, छोटी गाड़ी है तो ऑफिशियल परसेंटेज और 1800 900 विच एवर इज हायर। ठीक है, तो बेसिकली छोटी गाड़ी में 1800 900 रुपए के साथ कंपेयर कर रहे हैं, ऑफिशियल परसेंटेज के साथ इसलिए कंपेयर किया क्योंकि यहां पे ना आपको लॉग बुक मेंटेन करनी पड़ेगी। याद है मैंने आपको बताया था लॉग बुक का मतलब होता है कि गाड़ी का रिकॉर्ड रखना पड़ेगा कि कितना परसेंट गाड़ी ऑफिस के लिए यूज हो रही है और कितना गाड़ी पर्सनल यूज हो रही है। देखो अगर गाड़ी 90% ऑफिस के काम के लिए यूज हो रही है तो 90% ऑफ द एक्सपेंडिचर एक्चुअल रनिंग एक्सपेंसेस में से माइनस होने चाहिए, क्योंकि पहले कह रहे हैं छोटी गाड़ी में से ना आपको, छोटी गाड़ी जो है ना वो एक्चुअल रनिंग एक्सपेंसेस आपको टैक्सेबल हो जाएगा। अगर एक्चुअल रनिंग एक्सपेंसेस टैक्सेबल हो गए तो बहुत ज्यादा पैसा टैक्सेबल हो जाएगा। गाड़ी ऑफिस के कामों के लिए यूज हो रही है तो ऐसे केस में ऑफिशियल परसेंटेज जो भी होगा उस खर्चे का या तो वो माइनस होगा या फिर 1800 900 विच एवर इज हायर वो अमाउंट माइनस हो जाएगा। तो ये तो अच्छी बात है। बड़ी गाड़ी होगी तो 2400 900 माइनस हो जाएगा या फिर ऑफिशियल परसेंटेज ऑफ दैट एक्सपेंडिचर विच एवर इज हायर वो माइनस हो जाएगा, तो ये अच्छी बात है। सिर्फ इसी केस में लॉग बुक मेंटेन करनी होती है इस रीजन की वजह से। ठीक है, अगर गाड़ी पर्सनल यूज के लिए है तो एक्चुअल रनिंग एक्सपेंसेस आपको टैक्सेबल हो जाएंगे प्लस ड्राइवर की सैलरी अगर ड्राइवर इंप्लॉयर बेयर कर रहा है तो। क्या मेरी बात समझे? तो ये केसेस होंगे हमारे 3 केसेस। इसका एग्जाम्पल मैंने दे ही दिया नीचे। अगर क्वेश्चन साइलेंट हो अबाउट द ओनरशिप तो यार ऑब्वियसली आप ओनरशिप एंड मेंटेनेंस आप केस ले सकते हो, कोई भी एज्यूम करना पड़ेगा तो आप एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर एज्यूम करो। क्या एज्यूम करो? एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर। ठीक है, और गाड़ी भी कौन सी मान के चलोगे? छोटी गाड़ी हमेशा मान के चलना। ठीक है, अगर गाड़ी के बारे में ना पता हो तो छोटी गाड़ी मान के चलना। डेज को हमेशा इग्नोर करना है, तो अगर 3 महीने 3 दिन के लिए गाड़ी यूज की है तो दिनों को इग्नोर करना है, 3 महीने को वैल्यू परक्विजिट लेना है। इफ एनी अमाउंट हैज बीन चार्ज फॉर प्रोवाइडिंग सच फैसिलिटी, अगर आपसे कुछ पैसे चार्ज किए गए तो वो वैसे उसमें से माइनस होने चाहिए, बट हर केस में नहीं होंगे। इस केस में सिर्फ 2 ही केसेस में पैसे माइनस होंगे। एक, वेयर एम्प्लॉयर इज द ओनर ऑफ द कार, गाड़ी का एम्प्लॉयर कौन होना चाहिए, गाड़ी का ओनर कौन होना चाहिए? एम्प्लॉयर। और गाड़ी के जो खर्चे हैं ना, कार शुड बी फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल पर्पस के लिए गाड़ी यूज हो रही है। मतलब केस 1 एंड 2, केस 1 एंड 2 का थर्ड पार्ट, केस 1 एंड 2 का थर्ड पार्ट, यानी ये जो केस 1 एंड 2 हम लोगों ने पढ़ा था ना, ये वाला, इसका ये वाला पार्ट पर्सनल यूज, क्योंकि इसके अंदर पैसा सारा का सारा टैक्सेबल होता है और अगर आपसे पैसे लिए गए तो वो पैसे उसमें से माइनस हो जाएंगे। इसीलिए केस नंबर 2 के अंदर भी ये जो पर्सनल यूज है ना, इतना अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा जिसमें से जो पैसे लिए गए वो माइनस हो जाएंगे। सिर्फ यही 2 केसेस हैं जहां पे पैसे माइनस होंगे, वरना पैसे माइनस नहीं, याद रखना है। ठीक है, आगे आगे। परक्विजिट नंबर 12, वैल्यू ऑफ गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर। अगर कंपनी अपने इंप्लॉय को गैस, इलेक्ट्रिसिटी और वाटर फैसिलिटी देती है तो चेक करना पड़ेगा कि वो मेंटेन बाय इंप्लॉयर का केस है या मेंटेन बाय इंप्लॉय का केस है। अगर मेंटेन बाय इंप्लॉयर का केस है, यानी कंपनी के खुद की है ये काम, तो ऐसे केस में मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर यूनिट आपको टैक्सेबल हो जाएगा। और अगर ये फैसिलिटी मेंटेन बाय इंप्लॉय का है, इंप्लॉय खुद मेंटेन करता है, आपसे रीइंबर्समेंट लेता है इंप्लॉयर से, तो ये पैसा फुली टैक्सेबल हो जाएगा। क्या मेरी बात समझे? एक्चुअल एक्सपेंडिचर इनका टैक्सेबल हो जाएगा। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट इज परक्विजिट नंबर 13, वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक सर्वेंट। अगर कंपनी अपने इंप्लॉय को डोमेस्टिक सर्वेंट देता है, क्या देता है? डोमेस्टिक सर्वेंट देता है, तो इसके अंदर 2 केस हो सकते हैं। या तो डोमेस्टिक सर्वेंट की वो तनख्वाह देना लग जाए,
या फिर वो ये कह दे कि डोमेस्टिक सर्वेंट, देखो डोमेस्टिक सर्वेंट खुद लगा देता है कंपनी अपने एम्प्लॉय को, या तो वो लगा सकता है, या कंपनी कह दे कि यार तू खुद ले ले डोमेस्टिक सर्वेंट कहीं से भी ले आ, मैं तेरे को पैसा रीइंबर्स कर दिया करूंगा। तो जो भी केस होगा फुली टैक्सेबल। अगर आपसे पैसे चार्ज किए गए तो वो माइनस हो जाएंगे। इफ डोमेस्टिक सर्वेंट हैज बीन प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर देन सैलरी ऑफ द सर्वेंट आफ्टर डिडक्शन ऑफ एक्सपेंसेस चार्ज फ्रॉम एम्प्लॉय शैल बी कंसिडर्ड एज वैल्यू ऑफ परक्विजिट। और इफ डोमेस्टिक सर्वेंट हैज बीन अरेंज बाय एम्प्लॉय हिमसेल्फ, अगर वो खुद अरेंज करता है तो जो भी सैलरी ऑफ सर्वेंट है दैट हैज बीन रीइंबर्स्ड बाय द एम्प्लॉयर देन सच रीइंबर्समेंट शैल बी वैल्यू ऑफ परक्विजिट। ठीक है ना, दोनों ही केसेस सेम ही है, आंसर तो टैक्सेबल ही होगा। परक्विजिट नंबर 14, एम्प्लॉइज ऑब्लिगेशन मेट बाय एम्प्लॉयर। अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉई की कोई ऑब्लिगेशन है, जो एम्प्लॉई की जिम्मेदारी थी वो एम्प्लॉयर ने पे कर दी है, तो एम्प्लॉई के पैसे बच गए। और आप तो जानती हो बचत हमसे बर्दाश्त नहीं होती, तो ऐसे केस में वो बचत टैक्सेबल हो जाएगी। सो इफ एनी एक्सपेंसेस व्हिच इज अ लायबिलिटी ऑफ एम्प्लॉई हैज बीन इंकर्ड बाय एम्प्लॉयर देन सच एक्सपेंसेस शैल बी ट्रीटेड एज एम्प्लॉइज ऑब्लिगेशन मेट बाय एम्प्लॉयर। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? परक्विजिट नंबर 14, एम्प्लॉइज ऑब्लिगेशन मेट बाय एम्प्लॉयर। स्वेट इक्विटी शेयर्स, स्वेट इक्विटी शेयर्स वही ईसॉप। अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉई को डिस्काउंटेड रेट पर शेयर दिए, ठीक है, अपने एम्प्लॉई को सस्ते रेट पर शेयर दिया, तो जितना सस्ता दिया वो एम्प्लॉई के लिए परक्विजिट नहीं हो गया, तो वो परक्विजिट टैक्सेबल हो जाएगा। क्या मेरी बात समझे? वो परक्विजिट टैक्सेबल हो जाएगा। तो जितना सस्ता दिया, 100 रुपए का शेयर 80 रुपए में दे दिया, 20 रुपए बच गए एम्प्लॉई के, तो 20 रुपए टैक्सेबल हो जाएंगे। नेक्स्ट परक्विजिट इज परक्विजिट 16 विच इज मेडिकल फैसिलिटी। कंपनी अगर एम्प्लॉई को मेडिकल फैसिलिटी देता है तो इसमें दो केस होंगे, इन इंडिया या आउटसाइड इंडिया। अगर इन इंडिया दिया जाए तो इसके अंदर 4 केसेस होंगे। या तो मेडिकल फैसिलिटी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में दी जा रही है, वैल्यू ऑफ परक्विजिट नील होगी। अगर हॉस्पिटल ओन्ड बाय एम्प्लॉयर में दी जाती है तो वैल्यू ऑफ परक्विजिट नील होगी। अगर ऐसे हॉस्पिटल में दी जाती है जो अप्रूव्ड है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफाइड मेडिकल डिजीज, तो भी वैल्यू ऑफ परक्विजिट नील होगी। और अगर प्राइवेट क्लिनिक, प्राइवेट नर्सिंग होम, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ये फैसिलिटी दी जाती है तो एक्चुअल एक्सपेंडिचर इंकर्ड वैल्यू ऑफ परक्विजिट होगा, यानी फुली टैक्सेबल होगा। आउटसाइड इंडिया में 3 केसेस होंगे कि मेडिकल फैसिलिटी अगर बाहर दी जाती है तो ऐसे केस में आपके क्या क्या खर्चे हो सकते हैं। भाई आपके क्या क्या खर्चे हो सकते हैं? स्टे का खर्चा होगा, ट्रेवल का खर्चा होगा, मेडिकल ट्रीटमेंट का खर्चा होगा। अगर मेडिकल ट्रीटमेंट का खर्चा है तो इट इज फुली एग्जेम्प्ट अप टू द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट गिवन बाय द आरबीआई। ठीक है। ट्रेवल का खर्चा है, इट इज फुली एग्जेम्प्ट अप टू द इफ द टोटल इनकम ऑफ द एम्प्लॉय डज नॉट एक्सीड 2 लाख रुपीज। ट्रेवल का खर्चा 2 लाख रुपए तक की अगर तुम्हारी इनकम है तो गवर्नमेंट कहता है ऐसे एम्प्लॉय को जिसकी इनकम ही 2 लाख रुपए तक की है, उसको अगर बाहर भेजा जा रहा है तो उसका ट्रेवल का जो भी खर्चा होगा वो फ्री एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, कंपनी दे रही है ट्रेवल का खर्चा, बट आपके पैसे बच रहे हैं, ठीक है, बट आपकी इनकम ही 2 लाख रुपए तक की है, गवर्नमेंट ने कहा यार इसको एग्जेम्प्ट करो। अगर स्टे के खर्चे की बात करें तो वो स्टे का खर्चा आपको टैक्सेबल होगा, बट उसमें से एग्जेम्पशन मिलेगी जितनी आरबीआई ने लिमिट दी है। तो स्टे का खर्चा और मेडिकल ट्रीटमेंट का खर्चा एग्जेम्प्ट हो सकता है अप टू द लिमिट गिवन बाय आरबीआई। तो आरबीआई लिमिट देगी, याद रहे। अच्छा, याद रहे स्टे में सिर्फ पेशेंट का ही स्टे नहीं है, अटेंडेंट का भी स्टे है ना। इसी तरीके से ट्रेवल में सिर्फ पेशेंट का ट्रेवल नहीं है, अटेंडेंट का भी ट्रेवल है। ठीक है, तो वो ट्रेवल का खर्चा और स्टे का खर्चा, दोनों खर्चों की बात हो रही है। ट्रेवल का जो खर्चा है वो एग्जेम्प्ट तब होगा अगर तुम्हारा टोटल इनकम 2 लाख रुपए तक रहता है। और अगर इसकी स्टे के खर्चे की बात करें तो स्टे का खर्चा तुम्हें टैक्सेबल तब होगा, एग्जेम्प्ट वैसे स्टे का खर्चा फुली एग्जेम्प्ट रहेगा, बट स्टे का खर्चा टैक्सेबल तब होगा जब आरबीआई लिमिट जो है, आरबीआई लिमिट से ज्यादा अगर आपको स्टे का खर्चा लगता है। आप किसी को भी लेके जा सकते हो अपने साथ, फैमिली। अच्छा, आप क्या हो सकता है आप पेशेंट आप ना हो, आपकी फैमिली मेंबर में से कोई हो, तो फैमिली इंक्लूड स्पाउस, चिल्ड्रन ऑफ इंडिविजुअल, डिपेंडेंट पेरेंट्स, डिपेंडेंट ब्रदर्स एंड डिपेंडेंट सिस्टर्स, ये सारे कवर्ड है। बच्चों रिसेंटली मैंने आपको एक अमेंडमेंट कराई थी जो कि पिछली वीडियो में बताई थी, पहली शुरुआत में ही बता दिया था आपको, वो बात ध्यान रखना है आपको। क्या बताया था कि जो मेडिकल फैसिलिटी कोविड ट्रीटमेंट, कोविड की वजह से, कोविड पॉजिटिव होने की वजह से आपके ऊपर जो खर्चा हुआ है, इलाज का खर्चा हुआ है, वो आपको फुली एग्जेम्प्ट रहेगा। ठीक है, आपको बस सबूत देने हैं कि आपको एक्चुअल में कोविड पॉजिटिव हुआ था, या आपको या आपके फैमिली मेंबर्स को। ठीक है, तो वो एग्जेम्प्ट रहेगा। नाउ परक्विजिट नंबर 17, लीव ट्रेवल कंसेशन, सेक्शन 10 क्लॉज 5 में आता है। और ये परक्विजिट नंबर 17 में जहां बोला जाता है कि आप अपने एम्प्लॉय को, मतलब अपने एम्प्लॉय को ये फैसिलिटी दे सकते हो कि आप अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, एम्प्लॉय को बोला जा रहा है कि आप अपने फैमिली मेंबर्स के साथ कहीं भी घूमने फिरने जाओ विद इन इंडिया, तो जो भी ट्रेवल का खर्चा होगा वो हम आपको रीइंबर्स कर देंगे। सो LTC इज अ रीइंबर्समेंट ऑफ अ ट्रेवल टिकट्स गिवन बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय फॉर ट्रिप टू एनीवेयर इन इंडिया विद फैमिली मेंबर्स। कहीं पर भी घूमने फिरने जाओ विद फैमिली मेंबर्स, तो आपका जो भी पैसा होगा वो रीइंबर्स हो जाएगा। ठीक है, LTC इज द रीइंबर्समेंट ऑफ द ट्रेवल टिकट्स गिवन बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय फॉर ट्रिप टू एनीवेयर इन इंडिया विद फैमिली मेंबर्स। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? Exemption
आपको मिल जाएगी अगर जर्नी इज परफॉर्म बाय एयर, अगर बाय एयर जर्नी परफॉर्म होती है तो द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फेयर ऑफ इकोनॉमी क्लास टिकट बाय द नेशनल कैरियर बाय द शॉर्टेस्ट रूट टू द प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन इज फुली एग्जेम्प्ट। बच्चों फेयर ऑफ इकोनॉमी क्लास टिकट याद रहे, फेयर ऑफ इकोनॉमी क्लास टिकट आपको एग्जेम्प्ट रहेगा, ठीक है, और शॉर्टेस्ट रूट टू द प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन आपको एग्जेम्प्ट रहेगा, शॉर्टेस्ट रूट टू द प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन, ठीक है। जर्नीज परफॉर्म बाय एयर में इकोनॉमी क्लास की टिकट और एग्जेम्पशन मिलेगी शॉर्टेस्ट रूट टू द प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन। अगर जर्नीज परफॉर्म बाय ट्रेन है, तो द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फेयर ऑफ फर्स्ट क्लास एसी टिकट बाय द शॉर्टेस्ट रूट टू द प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन इज फुली एग्जेम्प्ट। इफ जर्नी इज परफॉर्म बाय बस, अगर बस से जर्नी परफॉर्म की गई है, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फेयर ऑफ एसी डीलक्स बस बाय द शॉर्टेस्ट रूट टू द प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन इज फुली एग्जेम्प्ट। तो अगर एसी डीलक्स बस की है तो शॉर्टेस्ट रूट का जो भी खर्चा होगा वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अगर वो जर्नी परफॉर्म बाय ट्रेन है तो ट्रेन की जो टिकट का खर्चा होगा शॉर्टेस्ट रूट एसी टिकट का, एसी ट्रेन का फर्स्ट क्लास एसी टिकट, फर्स्ट क्लास समझ में आया ना, फर्स्ट क्लास की टिकट वो एग्जेम्प्ट रहेगा। बस में एसी डीलक्स बस, बाय एयर में इकोनॉमी क्लास, ठीक है, ये आपको एग्जेम्पशन याद रखनी है। फैमिली में आप किसको लेके जा सकते हो? फैमिली इंक्लूड स्पाउस, चिल्ड्रन ऑफ इंडिविजुअल, बच्चे दो बच्चों को लेके जाना है मैक्सिमम। डिपेंडेंट ब्रदर्स, डिपेंडेंट पेरेंट्स, डिपेंडेंट ब्रदर्स और डिपेंडेंट सिस्टर्स भी कवर्ड है इसमें। अच्छा, ये भी हो सकता है मल्टीपल चाइल्ड बॉर्न हो जाएं आफ्टर सिंगल चाइल्ड, एक बच्चे के बाद दो बच्चे पैदा हो जाएं या तीन बच्चे पैदा हो जाएं, तो क्या हम लोग दो ही बच्चों को लेके जाएंगे, बाकी दोनों को छोड़ देंगे? अगर चार बच्चे हैं तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो गवर्नमेंट कहता है कि अगर वो तीन बच्चे एक साथ होते हैं, ठीक है, तो उसको एक ही माना जाएगा। इसका मतलब है एग्जेम्पशन पर्पस के लिए वो चारों बच्चों एलिजिबल है, यानी चारों बच्चों की टिकट एग्जेम्पशन के लिए एलिजिबल है। अगर एक के बाद ट्विंस या ट्रिपलेट्स होते हैं तो, हाँ, अगर पहले ही ट्विंस हो जाते हैं तो आपने ट्विंस की एग्जेम्पशन ले ली, तीसरा उसके बाद करते हो तो वो एग्जेम्पशन में कवर नहीं होगा। तो मल्टीपल चाइल्ड बॉर्न आफ्टर सिंगल चाइल्ड बर्थ शैल बी कंसिडर्ड एज वन चाइल्ड फॉर द पर्पस ऑफ एलिजिबिलिटी ऑफ एग्जेम्पशन, तो एग्जेम्पशन मिल जाएगी। इज दैट क्लियर? Assessee can claim maximum 2 exemption out of the block of 4 calendar years। तो 4 सालों के कैलेंडर ईयर्स के ब्लॉक में दो ही मैक्सिमम एग्जेम्पशन मिल सकती है। 1998 से 2001 में 2 एग्जेम्पशन मिलेंगी, 2002 से 2005, 2006 से 2009, 10 से 13, 14 से 17, 18 से 21 ये ब्लॉक चल रहे हैं, और 22 से 25। तो आपको पता होगा 22, 23, 24, 25 ये ब्लॉक चल रहा है। अब ये ब्लॉक के अंदर मान लो 22 में आप कहीं नहीं जाते, 23 में आप कहीं नहीं जाते, 24 में भी आप कहीं नहीं जाते, 25 में भी आप कहीं नहीं जाते, पूरे चारों सालों में कहीं नहीं जाते। आपके 2 एग्जेम्पशन बची हुई है, तो क्या आप इनको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो? आप किसी एक एग्जेम्पशन को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो जो कि आपको अगले ब्लॉक के पहले साल में यूज करना होगा, जो कि मैंडेटरी होती है। अगर नहीं किया तो वो लैप्स हो जाएगा, मतलब वो वाली एग्जेम्पशन फिर नहीं ले पाओगे, ठीक है। इफ असेसी हैज नॉट क्लेम्ड एनी लॉस, एनी एग्जेम्पशन, और ओनली वन एग्जेम्पशन इज क्लेम्ड, then he may carry forward only one exemption in the next block, but he needs to utilize the exemption in the first year of the next block. Is that clear to everyone? ये हो गया हमारा नोट नंबर 4, ठीक है। परक्विजिट नंबर 18 पे आते हैं बच्चों। तो परक्विजिट नंबर 17 था हमारा LTC, लास्ट परक्विजिट नंबर 18 टैक्स फ्री परक्विजिट्स। हेल्थ इंश्योरेंस ऑफ द एम्प्लॉइज विद फैमिली मेंबर्स वेयर प्रीमियम इज पेड बाय एम्प्लॉयर। तो पहला तो ये है टैक्स फ्री परक्विजिट कि अगर आपकी हेल्थ इंश्योरेंस कराई जाती है, मेडिकल इंश्योरेंस कराई जाती है एम्प्लॉय की विद फैमिली मेंबर्स, इट इज टैक्स फ्री, इस पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। एक्सीडेंटल इंश्योरेंस अगर आपकी कराई जाती है, क्या कराई जाती है? एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, ठीक है, तो जो भी प्रीमियम देगी कंपनी, आपके पैसे बच तो रहे बट वो टैक्स फ्री होगा, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। टेलीफोन फैसिलिटी, अगर कंपनी आपको टेलीफोन फैसिलिटी देती है, ठीक है, टेलीफोन के बिल्स कंपनी भरती है, तो ऐसे केस में भी आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। परक्विजिट नंबर 4, परक्विजिट प्रोवाइडेड टू जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, अलाउंसेस के अंदर भी हम लोगों ने इनका नाम पढ़ा था। इनको परक्विजिट्स फुली एग्जेम्प्ट है, इनको कोई टैक्स नहीं देना होगा जजेस ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट को। परक्विजिट प्रोवाइडेड टू इंडियन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हु हैज बीन पोस्टेड अब्रॉड, जो इंडियन गवर्नमेंट एम्प्लॉय जिनको बाहर पोस्ट किया गया है, इंडियन गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो उनको बाहर पोस्ट किया गया है, अब्रॉड पोस्टेड किया गया है, इंडियन एम्बेसी एम्प्लॉय, ठीक है, ऐसे केस में वो परक्विजिट्स उनको फुली एग्जेम्प्ट रहेंगे, कोई टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। तो इंडियन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए, यही इंडियन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए अलाउंसेस भी फुली एग्जेम्प्ट थे, और यही जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के लिए अलाउंसेस फुली एग्जेम्प्ट थे। टेलीफोन फैसिलिटी एग्जेम्प्ट है परक्विजिट्स में, ठीक है। इंश्योरेंस पॉलिसी एक्सीडेंटल वाली कराई तो वो भी एग्जेम्प्ट है, और मेडिकल इंश्योरेंस कराई तो वो भी एग्जेम्प्ट है। याद रहे 5 तरह की एग्जेम्पशंस। आगे बढ़ते हैं। प्रोविडेंट फंड बच्चों, प्रोविडेंट फंड के अंदर हम लोग याद रखेंगे 5 तरह के फंड होते हैं। स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, अप्रूव्ड सुपरएनुएशन फंड, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड और पब्लिक प्रोविडेंट फंड, ठीक है।
स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए होता है, आरपीएफ अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए होता है, अनरिकॉग्नाइज्ड भी अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए होता है, अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड ऑल टाइप ऑफ एम्प्लॉइज के लिए होता है, और पब्लिक प्रोविडेंट फंड सिर्फ पब्लिक के लिए होता है। इसमें बताया होगा आपको एम्प्लॉयर अगर कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है, किसमें, एसपीएफ में, तो फुली एग्जेम्प्ट है, कोई टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है, ड्यूरिंग द सर्विस अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है एसपीएफ में। आरपीएफ में कंट्रीब्यूट करता है तो एग्जेम्प्ट है अप टू 12% ऑफ सैलरी। अगर यूआरपीएफ में कंट्रीब्यूट करता है तो इट इज फुली एग्जेम्प्ट, और अगर एएसएफ में कंट्रीब्यूट करता है तो इज फुली एग्जेम्प्ट, और पीपीएफ में तो नॉट एप्लीकेबल, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करेगा ही क्यों, और अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करेगा तो इट बिकम एम्प्लॉइज ऑब्लिगेशन मेट बाय एम्प्लॉयर, तो वो फुली टैक्सेबल हो जाएगा। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट नहीं करेगा एम्प्लॉय के पीपीएफ में, एम्प्लॉय का पीपीएफ में एम्प्लॉय खुद करता है कंट्रीब्यूट, ठीक है, तो ये फुली एग्जेम्प्ट रहेंगे। ओके, एग्जेम्प्ट सिर्फ आरपीएफ में एग्जेम्पशन अप टू 12% ऑफ सैलरी रहेगी। एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन ड्यूरिंग द सर्विस, अगर एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करता है ड्यूरिंग द सर्विस तो इसमें डिडक्शन मिल जाएगी अंडर सेक्शन 80C एसपीएफ में, आरपीएफ में भी मिल जाएगी, यूआरपीएफ में नहीं मिलेगी बिकॉज इस फंड को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जानता ही नहीं होता, तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन भी फुली एग्जेम्प्ट हो जाता है और इनको डिडक्शन भी नहीं मिलती है। अच्छा, एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन पे एएसएफ में कंट्रीब्यूट किया तो डिडक्शन मिल जाएगी अंडर सेक्शन 80C, और अगर पब्लिक प्रोविडेंट फंड में भी किया तब भी डिडक्शन मिल जाएगी अंडर सेक्शन 80C। इज दैट क्लियर? इसके अलावा जो इंटरेस्ट क्रेडिट हो रहा है ड्यूरिंग द सर्विस, जो भी इंटरेस्ट ऐड हो रहा है ड्यूरिंग द सर्विस, एसपीएफ में फुली एग्जेम्प्ट है, आरपीएफ में इट इज एग्जेम्प्ट अप टू 9.5%, यूआरपीएफ में फुली एग्जेम्प्ट है क्योंकि पता ही नहीं है इसके बारे में, एएसएफ फुली एग्जेम्प्ट है, पीपीएफ फुली एग्जेम्प्ट है। अमाउंट रिसीव आफ्टर रिटायरमेंट, अगर आप रिटायरमेंट के बाद की बात करो, जब पैसा रिटायरमेंट के बाद मिलेगा तो एसपीएफ में फुली एग्जेम्प्ट है, आरपीएफ में फुली एग्जेम्प्ट है क्योंकि पहले टैक्स देते हुए आ रहे हैं, यूआरपीएफ में अब टैक्सेबल होगा नोट नंबर 1 में जो हम पढ़ेंगे अभी, एएसएफ फुली एग्जेम्प्ट है और पीपीएफ फुली एग्जेम्प्ट है। जब मैं नोट 1 पढ़ता हूं, जो यूआरपीएफ से पैसा रिटायरमेंट के बाद मिलेगा तो उसमें चार तरह के अमाउंट होंगे, एक एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, दूसरा इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, तीसरा एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन और इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन। जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन और इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन होगा, ये दोनों, ठीक है, ये टैक्सेबल होंगे अंडर द हेड सैलरी, और जो एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन होगा इसका कुछ नहीं होगा, ये फुली एग्जेम्प्ट रहेगा। इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन होगा, ये टैक्सेबल हो जाएगा अंडर द हेड अदर सोर्सेस। भाई एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन फुली एग्जेम्प्ट इसलिए होगा क्योंकि आप ही की कंट्रीब्यूशन है और इस पे आपको डिडक्शन नहीं मिली थी, तो ये वाला पैसा आपको पहले ही टैक्सेबल हो गया, ठीक है। तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन आपको टैक्सेबल होगा और इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टैक्सेबल होगा अंडर द हेड सैलरी, इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन जाएगा अदर सोर्सेज में। इज दैट क्लियर एवरीवन? इसके बाद सैलरी की बात करें, सैलरी में क्या आएगा, तो ये वही पीएफ के लिए वही इनकम टैक्स वाला बेसिक सैलरी वाला फॉर्मूला, बेसिक पे, डीए, फॉर्मिंग पार्ट, कमीशन, परसेंटेज ऑफ टर्नओवर। सैलरी में कंफ्यूज नहीं होना है बच्चों, है तो कई जगह पे सैलरीज, बट याद रहे ग्रेचुटी कहां पे है, एचआरए के अंदर, और ग्रेचुटी में, ग्रेचुटी एक्ट नॉट कवर्ड में, और लीव सैलरी में, और वॉलंटरी रिटायरमेंट में, और प्रोविडेंट फंड में। यहां पर बेबी सैलरी का इस्तेमाल किया गया, बेसिक पे, डीए, फॉर्मिंग पार्ट, कमीशन, परसेंटेज ऑफ टर्नओवर। जहां पे लेबर लॉ आ जाता है ग्रेचुटी एक्ट कवर्ड में और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट यानी रिट्रेंचमेंट कॉम्पेंसेशन में, वहां पर बेसिक पे प्लस डीए ऑल टाइप्स लिया गया। आरएफए के अंदर एक सेपरेट डेफिनेशन थी, बेसिक पे, डीए, फॉर्मिंग पार्ट, कमीशन, ऑल टाइप, बोनस ओनली करंट ईयर, ऑल टैक्सेबल पोर्शन ऑफ अलाउंसेस वहां पर लिए गए थे। नाउ साइलेंट और पीएफ के बारे में, तो पीएफ कौन सा मानेंगे, आरपीएफ मानेंगे, पीएफ कौन सा मानेंगे, आरपीएफ मानेंगे, ठीक है। सेक्शन 16 के बारे में बात करते हैं, तो ये हो गए हमारे सारा बेसिक सैलरी, ग्रॉस सैलरी तक पहुंच गए। अब हम ग्रॉस सैलरी में से डिडक्शन माइनस करनी होती है सेक्शन 16 की, वो है सेक्शन 16(1)(a) स्टैंडर्ड डिडक्शन, जो कि 50,000 रुपए फिक्स होती है, तो अप टू 50,000 रुपए की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी। सेक्शन 16(2) एंटरटेनमेंट अलाउंस, जिसकी डिडक्शन हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि ये सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को मिलती है। 3 लिमिट्स होती है, पहली एक्चुअल, सेकंड 1/3, सेकंड 5,000 रुपए पर एनम, और थर्ड 20% ऑफ बेसिक सैलरी, ठीक है, विच एवर इज लेस उसकी डिडक्शन मिलती है सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय। सेक्शन 16(3) प्रोफेशनल टैक्स, ये है दिस टैक्स इज लेविड एंड कलेक्टेड बाय स्टेट गवर्नमेंट, ये टैक्स स्टेट गवर्नमेंट लेवी करती है और कलेक्ट करती है, और जहां पे भी आपने जॉब ज्वाइन करी है वहां लगता है, डिपेंड करता है स्टेट टू स्टेट की लगेगा या नहीं लगेगा, हर स्टेट में नहीं लगता है, ठीक है। और अगर प्रोफेशनल टैक्स एम्प्लॉयर ने पे कर दिया, जो एम्प्लॉय का प्रोफेशनल टैक्स एम्प्लॉयर ने पे कर दिया, तो आपके पैसे बच गए, और आपको पता है बचत हमसे बर्दाश्त होती नहीं, तो ये परक्विजिट बन जाएगा, एम्प्लॉइज ऑब्लिगेशन मेट बाय एम्प्लॉयर बन जाएगा, तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। बट नीचे क्योंकि प्रोफेशनल टैक्स दे दिया है, चाहे एम्प्लॉयर ने दिया हो, एम्प्लॉय ने दिया हो, डिडक्शन जरूर मिलेगी,
चाहे एम्प्लॉयर ने दिया हो, एम्प्लॉय ने दिया हो, दे तो दिया ना, डिडक्शन मिलेगी, बट ऊपर टैक्सेबल हो जाएगा अगर एम्प्लॉयर ने दे दिया, और अगर एम्प्लॉय ने दिया तो टैक्सेबल नहीं होगा। बस ये फर्क होगा। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? तो ये हो गया हमारा प्रोफेशनल टैक्स। इसके अलावा परक्विजिट्स के बारे में मैं एक और बात करना चाहता हूं, स्पेसिफाइड नॉन स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। बच्चों परक्विजिट्स में दो तरह के केसेस होते हैं, एक होता है स्पेसिफाइड एम्प्लॉय और एक होता है नॉन स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज जो होते हैं ना, वो कौन होते हैं? डायरेक्टर एम्प्लॉय, जिसका 20% से ज्यादा का सब्सटैंशियल इंटरेस्ट हो कंपनी के अंदर। 20% मतलब ओनरशिप की बात हो रही है, सब्सटैंशियल इंटरेस्ट 20% और मोर। या फिर एन एम्प्लॉय हु इज ड्रॉइंग अ सैलरी इन एक्सेस ऑफ 50,000 पर एनम, कोई पर्सन जिसकी सैलरी 50,000 रुपए से ज्यादा हो साल की। तो भाई तीनों तरह के ये लोग जो है वो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय, और स्पेसिफाइड एम्प्लॉय को हर तरह के परक्विजिट नॉर्मल तरीके से, जैसे इस पर इनकम टैक्स लॉ हम लोगों ने अभी तक पढ़े हैं, वैसे टैक्सेबल होंगे। तो हम सारे स्पेसिफाइड है, है ना, हम सारे स्पेसिफाइड है। या तो डायरेक्टर हो, या फिर आप जिनकी सब्सटैंशियल इंटरेस्ट ओनरशिप है, या फिर जिनकी सैलरी साल भर में 50,000 से ज्यादा है। तो ऑब्वियसली आप लोग 50,000 से ज्यादा ही कमाओगे। तो ये तीनों में से कोई भी आप हो तो आप स्पेसिफाइड हो। तो ऑब्वियसली तीनों में से जो नहीं है वो नॉन स्पेसिफाइड है, मतलब जिनकी सैलरी 50,000 से कम है साल भर में, वो नॉन स्पेसिफाइड है। और उनको बोला गया 5 परक्विजिट्स फुली एग्जेम्प्ट है। 5 परक्विजिट्स फुली एग्जेम्प्ट है। पहला एजुकेशन फैसिलिटी, दूसरा गैस इलेक्ट्रिसिटी वाटर, तीसरा एलटीसी, चौथा मोटर कार, और पांचवा डोमेस्टिक सर्वेंट। याद रहे 5 परक्विजिट्स फुली एग्जेम्प्ट है नॉन स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज को। गैस इलेक्ट्रिसिटी वाटर, एजुकेशन फैसिलिटी, एलटीसी, मोटर कार और डोमेस्टिक सर्वेंट। रिलीफ सेक्शन नंबर 89 रिलीफ। बच्चों 89 के अंदर 89(1) हम लोगों ने पढ़ना है सैलरी चैप्टर के लिए। ऑन अकाउंट ऑफ एरियर्स ऑफ सैलरी और एडवांस सैलरी, वेयर बाय रीजन ऑफ एनी पोर्शन ऑफ द एसएससी सैलरी बीइंग पेड इन एडवांस और बाय रीजन ऑफ हिज हैविंग रिसीव इन एनी वन फाइनेंशियल ईयर सैलरी फॉर मोर देन 12 months और पेमेंट ऑफ प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी अंडर सेक्शन 17(3), his income is assessed at the rate higher than at which it would otherwise then have been assessed। तो बेसिकली हुआ ये कि मान लो कोई सैलरी को ना एरियर्स मिले हैं, आपको सैलरी के एरियर्स मिले हैं, पिछले सालों के एरियर्स मिले हैं, रिवाइज होके आज सैलरी मिल रही है इस साल में, और इस साल में रेट्स बहुत ज्यादा है, आपकी ऑलरेडी इनकम बहुत ज्यादा है, तो आपको टैक्स ज्यादा देना पड़ रहा है। तो आप गवर्नमेंट से रिलीफ मांग रहे हो कि भाई अगर यही एरियर्स उसी साल मिले होते जिस साल से वो रिलेटेड है, तो मुझे टैक्स कम देना पड़ता, आज मुझे ज्यादा देना पड़ रहा है, तो मुझे उसका रिलीफ चाहिए। तो गवर्नमेंट रिलीफ देती है। गवर्नमेंट क्या देती है? रिलीफ देती है 89(1) में, ठीक है। इसी तरीके से 89(2) में फैमिली पेंशन के लिए भी रिलीफ देती है, जो कि हम अदर सोर्सेज में पढ़ते हैं। फैमिली पेंशन के लिए रिलीफ देती है। अगर इसमें कोई एरियर्स होंगे तो 89(2) सेम तरीका होगा। और 89(3) में यह बात लिखा गया है कि वॉलंटरी रिटायरमेंट कॉम्पेंसेशन में जो पैसा मिलता है ना, उसका कोई रिलीफ नहीं मिलेगा, क्योंकि एक लमसम एक साथ बहुत बड़ा पैसा मिल गया तो आपको लगेगा इसमें रिलीफ मिलेगा, तो इसमें कोई रिलीफ नहीं मिलेगा, ठीक है। नो रिलीफ इज अलाउड एट द टाइम ऑफ वॉलंटरी रिटायरमेंट, ठीक है। बस तो 89(1), 2 और 3, 1 पर कॉन्सेंट्रेट ज्यादा करना है। अब 1 के रिलेटेड आपको करना क्या है? रिलीफ निकालना कैसे? बहुत सिंपल है। स्टेप नंबर 1, कैलकुलेट टैक्स ऑफ द प्रीवियस ईयर इन विच एरियर्स और एडवांस रिसीव्ड। जिस साल में वो एरियर और एडवांस मिला है ना, मतलब इस साल में करंट प्रीवियस ईयर में मिला होगा, तो इस साल में वो एरियर एडवांस मिला होगा, तो इंक्लूड करके इस साल की इनकम में इंक्लूड करके एरियर एडवांस इंक्लूड करके टैक्स निकालो। स्टेप 2, एक्सक्लूड करके इस साल की इनकम का टैक्स निकालो। स्टेप 3, स्टेप 1 माइनस स्टेप 2, तो क्या आया? टैक्स ऑन एरियर्स इस साल का, जो इस साल में मिले। फिर स्टेप 4 क्या करो? कैलकुलेट टैक्स ऑफ द प्रीवियस ईयर इन विच एडवांस और एरियर्स रिलेट्स। जिस ईयर से एडवांस और एरियर्स रिलेटेड करता है, जिस ईयर से वो एडवांस और एरियर्स रिलेटेड है, उस साल की इनकम का टैक्स निकालो, उस साल की इनकम का टैक्स निकालो, इंक्लूडिंग सच एरियर्स एडवांस। स्टेप नंबर 5, एक्सक्लूडिंग सच एरियर एडवांस, टैक्स निकालो। स्टेप नंबर 6, 5 माइनस 6, और स्टेप नंबर 7, स्टेप 3 माइनस स्टेप 6। बच्चों याद तो आ ही गया होगा आपको, टैक्स ऑन एरियर्स ऑफ करंट प्रीवियस ईयर माइनस टैक्स ऑन एरियर्स रिलेटेड टू दैट प्रीवियस ईयर, जिस प्रीवियस ईयर से वो रिलेटेड था, वो वाले एरियर्स के ऊपर जो टैक्स बनता था वो माइनस कर दो करंट प्रीवियस ईयर के एरियर्स के ऊपर टैक्स के अंदर से, तो आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना रिलीफ चाहिए। तो ये है, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कराए थे, आप लोगों को करने होंगे, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। सेक्शन 17(3) बच्चों प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी है। सेक्शन 17(3) प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी है, जो कि बुक के अंदर ही दिया होता है मैंने, और प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी के बारे में यहां पर बुक के अंदर ही दिया होता है। ये रहा
तो बच्चों याद है आपको प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी 17.3 टर्मिनल कॉम्पेंसेशन, टर्मिनेट होने पर जो पैसा मिलता है, चाहे वो प्री मेच्योर टर्मिनेशन हो, रिटायरमेंट हो या रेजिग्नेशन हो, तो जो भी टर्मिनेट होने पर पैसा मिलता है वो अमाउंट इज प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी। पेमेंट फ्रॉम प्रोविडेंट फंड या अदर फंड, ग्रेचुटी फंड से पैसा मिलता है उसको छोड़ के, मतलब कोई भी तरह का फंड हो अदर देन दीज, ग्रेचुटी, पेंशन, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट वाला यानी रिट्रेंचमेंट कॉम्पेंसेशन, पीएफ, पीपीएफ, आरपीएफ, एएसएफ, एचआरए, इन फंड में से कोई पैसा मिलता है तो इनको छोड़ के बाकी कोई भी फंड हो, जैसे कि यूआरपीएफ, क्या यूआरपीएफ, यूआरपीएफ का जो पैसा होगा ना, यूआरपीएफ का जो पैसा होगा वो प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी होगा जब रिटायरमेंट के बाद मिलता है। ठीक है, तो कोई भी फंड हो, इनको फंड को छोड़ के वो अमाउंट प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी में काउंट होगा। अच्छा, फिर है पेमेंट मेड अंडर की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी। याद है की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी का पैसा पहले तो एम्प्लॉयर को मिलता है, अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को दे दिया, अगर वो जिंदा है और एम्प्लॉय को दे दिया तो वो अंडर द हेड सैलरी टैक्सेबल हो जाएगा और उसको बोलते हैं प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी। फिर इसके अलावा पॉइंट नंबर 4, कोई भी अमाउंट ड्यू और रिसीव बिफोर ज्वाइनिंग और आफ्टर सेसेशन, या तो कंपनी को ज्वाइन करने से पहले आपको पैसे मिलने हो या कंपनी खत्म होने के बाद, मतलब जॉब खत्म होने के बाद आपको पैसे मिलने हो, दैट इज टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी, प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी बोलते हैं इसको। और एनी अदर सम रिसीव बाय एम्प्लॉय फ्रॉम एम्प्लॉयर, कोई भी सम जो एम्प्लॉय को रिसीव होना है फ्रॉम एम्प्लॉयर तो वो अमाउंट टैक्सेबल होगा। अगर वो सैलरी के अंदर टैक्सेबल नहीं हो रहा तो वो प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी होगा। ठीक है, तो जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट आपको मिल रहा होगा कंपनी की तरफ से, एनी अमाउंट रिसीव बाय एम्प्लॉय फ्रॉम एम्प्लॉयर विच इज नॉट कवर्ड अंडर द सैलरी एग्रीमेंट, जो सैलरी एग्रीमेंट में कवर्ड नहीं है, दैट इज टैक्सेबल अंडर द हेड प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी। तो बच्चों याद रखना है 5 पॉइंट्स। पहला पॉइंट प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी का, टर्मिनल कॉम्पेंसेशन। दूसरा पॉइंट पेमेंट फ्रॉम पीएफ और अदर फंड्स। नंबर 3 कीमैन इंश्योरेंस। नंबर 4 एनी अमाउंट रिसीव बिफोर ज्वाइनिंग और आफ्टर सेसेशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। और लास्ट पॉइंट एनी अदर सम रिसीव बाय एम्प्लॉय फ्रॉम एम्प्लॉयर इज प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? तो ये हमारा हो गया लास्ट सेक्शन 17.3। इसके बाद मैंने आपको ये करवाया था लास्ट पॉइंट बच्चों, ये वाला पॉइंट करवाया था आपको क्या कहते हैं, पीएफ के ऊपर। ठीक है, एक अमेंडमेंट जो बताई थी 2020 में अमेंडमेंट आई थी। अमाउंट और एग्रीगेट ऑफ द अमाउंट ऑफ एनी कॉन्ट्रीब्यूशन मेड टू अकाउंट ऑफ असेसी बाय एम्प्लॉयर इन आरपीएफ, इन एनपीएस और एएसएफ एंड इफ दिस क्रॉसेस 7,50,000 देन इट इज फुली टैक्सेबल। तो अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है आपके एनपीएस स्कीम के अंदर या फिर अप्रूव्ड सुपरएनुएशन फंड के अंदर, और वो कंट्रीब्यूशन या फिर आरपीएफ के अंदर 7.5 लाख रुपए से, इन सबको मिला के आरपीएफ, एनपीएस, एएसएफ, इन तीनों का अमाउंट मिला के 7.5 लाख रुपए से ज्यादा बन जाता है जो एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया है, तो जो 7.5 लाख से ऊपर वाला अमाउंट होगा वो फुली टैक्सेबल होगा। 7.5 लाख से ऊपर वाला जो अमाउंट होगा वो फुली टैक्सेबल होगा। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? नेक्स्ट इज एनुअल एक्रीशन। अब वो जो 7.5 लाख से ऊपर वाला अमाउंट है ना, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट बनता है वो भी टैक्सेबल होगा, उसी को बोलते हैं एनुअल एक्रीशन। Annual accretion to the balance at the credit of RPF, NPS, ASF, which relates to employer contribution and included in the total income on account of the same exceeds 7,50,000। तो जो 7.5 लाख से ज्यादा वाला अमाउंट है ना, जो ओवर एंड अबव अमाउंट है, उस अबव अमाउंट के ऊपर जो इंटरेस्ट बनता होगा, एनुअल एक्रीशन कहते हैं उसको, वो इंटरेस्ट भी क्या होगा, टैक्सेबल होगा। और वो इंटरेस्ट कैलकुलेट कैसे करते हैं, उसके लिए फॉर्मूला दिया होता है, याद होगा आपको, मैं क्वेश्चन करके करवाऊंगा आपको। टीपी टैक्सेबल परक्विजिट इज इक्वल टू PC/2 अमाउंट इन एक्सेस ऑफ 7.5 लाख जो अमाउंट होता है, यानी अगर मान लो 8 लाख कंट्रीब्यूट किया है तो 50,000 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय आर। आर क्या है, रेट ऑफ, आर क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट। आर क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, वो हम लोग निकालते हैं। और फिर PC1 प्लस TP1 मल्टीप्लाई बाय आर। तो PC1 होता है अमाउंट इन एक्सेस ऑफ 7.5 लाख जो पिछले साल का होगा, और TP1 जो पिछले साल का होगा, टैक्सेबल परक्विजिट पिछले साल का, इनको मल्टीप्लाई करेंगे आर के साथ, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ। जो हम लोग रेट, सॉरी नॉट रेट ऑफ इंटरेस्ट, बस बेसिकली रेट है वो परसेंटेज जो हम लोग फाइंड आउट करते हैं। हाँ जी बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना। ठीक है, तो बच्चों पहले तो ये बताओ, आप लोगों को सारा कंटेंट आपने एक बारी रिवाइज कर लिया, एक बारी आपने अच्छे से देख लिया। ठीक है, परक्विजिट्स के अंदर हम लोग रेंट फ्री अकोमोडेशन के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर चुके हैं, और इसके अलावा इंटरेस्ट फ्री लोन भी डिस्कस कर चुका हूँ, यूज ऑफ मूवेबल एसेट और सेल ऑफ मूवेबल एसेट भी डिस्कस कर चुका हूँ।
मोटर कार पे कोई क्वेश्चन नहीं किया था, आओ जरा मोटर कार पे क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, ध्यान से सुनना। मोटर कार के बारे में आप लोग समझ चुके हो। अब मिस्टर संदीप हैज बीन प्रोवाइडेड विद द बेनिफिट्स ऑफ कार बाय एम्प्लॉयर अ सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न, कंप्यूट द परक्विजिट वैल्यू ऑफ कार। असेसमेंट डेट 24-25 के लिए निकालना है। फॉलोइंग सिचुएशन है। पहला सिचुएशन है, कार इज ओन्ड बाय संदीप बट रनिंग एक्सपेंसेस आर अमाउंटेड टू 20,000 which during the previous year are met by employer। तो बताओ, द कार इज यूज फॉर पर्सनल बेनिफिट्स। बच्चों बहुत ही आसान है, अगर कार पर्सनल बेनिफिट्स के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है तो ऐसे केस में क्या होगा वैल्यू ऑफ परक्विजिट? बताओ क्या होगा वैल्यू ऑफ परक्विजिट? पर्सनल बेनिफिट्स है तो बताओ क्या होगा? जितने रनिंग एक्सपेंसेस हैं, क्योंकि ये केस, पहले तो आपको केस बताना है, ये कौन सा केस है बताओ। कार इज ओन्ड बाय संदीप, क्या मैं कह सकता हूं कि अगर कार इज ओन्ड बाय संदीप है तो क्या मैं कह सकता हूं ये इंप्लॉयर का केस है? हाँ सर, बिल्कुल सर, ये इंप्लॉयर का केस है, केस नंबर 3। अब बच्चों इसके अंदर पर्सनल बेनिफिट्स के लिए गाड़ी दी गई तो क्या सारे खर्चे टैक्सेबल हो जाएंगे? बिल्कुल टैक्सेबल हो जाएंगे। तो मेरा पहले पार्ट का आंसर क्या होगा? 20,000 रुपए। क्या ये बात क्लियर है? पहले पार्ट का आंसर। दूसरे पार्ट का आंसर, अगर ये ऑफिशियल यूज के लिए हो रहा होता, ऑफिशियल पर्पस, तो वैल्यू ऑफ परक्विजिट क्या होती है? निल। बोलो, ऑफिशियल पर्पस के लिए होता तो वैल्यू ऑफ परक्विजिट क्या होती? निल। यस और नो? ये भी ठीक है। 30% पर्सनल, 70% ऑफिशियल। अगर ऐसा होता तो क्या होता? देखो दोस्तों, ये इंप्लॉयर केस है, और जो इंप्लॉयर है, गाड़ी इंप्लॉय की, रनिंग एक्सपेंसेस इंप्लॉयर के, ऐसे केस में केस नंबर क्या लग गया है? 3। जो ये थर्ड केस होता है ना, इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो भी एक्चुअल एक्सपेंडिचर होगा वैल्यू ऑफ परक्विजिट निकालने के लिए, हम देखेंगे कि एक्चुअल खर्चे कितने हैं। एक्चुअल खर्चे कितने हैं? 20,000 रनिंग एक्सपेंसेस, उसमें से माइनस कर देंगे हम क्या? जितना ऑफिशियल खर्चा है 70% ऑफ 20,000 यानी 14,000, या फिर 1,800 पर मंथ, 1,800 पर मंथ यानी इंटू 12 विच इज 21,600। बच्चों ये हम लोग लेस करेंगे विच एवर इज हायर। अगर विच एवर इज हायर लेस करूंगा ना तो बच्चों वैल्यू ऑफ परक्विजिट निल आ जाएगी। क्या आ जाएगी? निल। बच्चों अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, जब भी कभी इंप्लॉयर वाला केस होगा और पार्टली ऑफिशियल पार्टली पर्सनल का, तो उसमें 2 केस है, छोटी गाड़ी बड़ी गाड़ी। हम मान के चलेंगे छोटी गाड़ी, एक्चुअल एक्सपेंसेस जितने भी होंगे वो टैक्सेबल होंगे, उसमें से माइनस हो जाएंगे क्या? जितना आपका ऑफिशियल परसेंटेज खर्चा है, तो ऑफिशियल परसेंटेज 70% है ना, 70% जो है वो हम लोगों ने निकाल दिया 20,000 का, 14,000 और 1,800 इंटू 12 यानी 21,600, विच एवर इज हायर वो माइनस कर दिया, वैल्यू ऑफ परक्विजिट हो गई। डन। तो 37 का हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड, अगर हम लोग देखें, कहता है कंपनी प्रोवाइड्स अ कार 1.5 लीटर इंजन सीसी कॉस्टिंग 5 लाख एक्सक्लूसिवली यूज फॉर पर्सनल बेनिफिट्स ऑफ संदीप, एक्सपेंसेस इंकर्ड ऑन कार वर 12,000। ठीक है, तो बताओ वैल्यू ऑफ परक्विजिट कैसे निकालेंगे? पहले तो बताओ ये केस कौन सा है? ये केस कौन सा है? कंपनी प्रोवाइड्स अ कार ऑफ 1.5 लीटर इंजन कॉस्टिंग 5 लाख एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्सनल बेनिफिट्स ऑफ संदीप। ठीक है, तो बताओ गाड़ी छोटी है या बड़ी? गाड़ी तो छोटी है, गाड़ी तो छोटी है, बोलो हाँ या ना। और गाड़ी की कॉस्ट दी और पर्सनल बेनिफिट्स के लिए दी गई है ना, और कंपनी ने प्रोवाइड करी है, यानी ये बात तो क्लियर है, ये इंप्लॉयर का केस है, इंप्लॉयर गाड़ी का मालिक है। और अगर कुछ क्वेश्चन में ना दिया हो तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि इंप्लॉयर मान लेना। तो भाई बड़ी सिंपल सी बात है, 5 लाख रुपए का 10% कितना? 50,000 रुपए, प्लस आपने 12,000 रुपए के एक्सपेंसेस किए तो वो भी ऐड हो जाएंगे, तो टोटल वैल्यू ऑफ परक्विजिट कितनी हो जाएगी? 62,000। कितनी हो जाएगी? 62,000। डन। डन। द कंपनी प्रोवाइड्स अ कार, 62,000 समझ में आया? नंबर 3, द कंपनी प्रोवाइड्स अ कार बिलो 1.6 लीटर अलॉन्ग विद ड्राइवर टू संदीप फॉर पार्टली ऑफिशियल पार्टली पर्सनल। तो यानी ये केस कौन सा है? इंप्लॉयर, गाड़ी का मालिक कौन है? इंप्लॉयर, और गाड़ी के खर्चे भी इंप्लॉयर उठा रहा है, यानी केस नंबर 1। केस नंबर 1 में अगर गाड़ी पार्टली ऑफिशियल पार्टली पर्सनल के लिए यूज हो रही है और गाड़ी छोटी है, तो ऐसे केस में टैक्सेबल वैल्यू फिक्स होती है। कितनी है? 1,800 पर मंथ, बोलो हाँ या ना। और ड्राइवर की सैलरी भी है तो 900 पर मंथ, तो 1,800 इंटू 12 प्लस 900 इंटू 12 कितना बना? 21,600 प्लस 10,800, तो ये बना 32,400। क्या बना? 32,400। यहां तक क्लियर है?
अगला आ जाओ। फोर्थ केस में कहता है कि लॉग बुक मेंटेन कर रहे हो, गाड़ी इंप्लॉयर की, खर्चे इंप्लॉयर के, लॉग बुक मेंटेन कर भी रहे हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों, क्योंकि आंसर विल रिमेन सेम। आंसर विल रिमेन सेम, परक्विजिट वैल्यू एग्जैक्टली पार्टली ऑफिशियल पार्टी पर्सन में आंसर सेम रहेगा। तो क्या आंसर आएगा? 32,400 ही आएगा, 32,400। अगले पार्ट पे आ जाओ, फिफ्थ पार्ट। कह रहा कंपनी ने गाड़ी दी है संदीप को ऑफिशियल वर्क के लिए और वो ऑफिस से घर, घर से ऑफिस के लिए भी यूज कर रहा है। बच्चों ये बिजनेस पर्पस ही माना जाता है, ऑफिशियल पर्पस माना जाता है, इसलिए वैल्यू ऑफ परक्विजिट क्या होगा? निल। पॉइंट नंबर 6, संदीप को 2 गाड़ियां दी गई हैं और दोनों की दोनों पार्टली ऑफिशियल पार्टली पर्सनल है। अब ऐसे कैसे हो सकता है? अगर 2 गाड़ियां दी गई हैं तो कोई एक गाड़ी संदीप की मर्जी से, कोई एक गाड़ी पार्टली ऑफिशियल पार्टली पर्सनल दिखाई जाएगी और कोई एक गाड़ी कंप्लीटली पर्सनल मानी जाएगी, क्योंकि 2 गाड़ियां तो पार्टली ऑफिशियल पार्टली पर्सनल हो ही नहीं सकती, कोई एक गाड़ी पार्टली ऑफिशियल पार्टली पर्सनल होगी। तो बताओ कौन सी गाड़ी माने? वैसे लॉजिकली तो महंगी वाली कार को पार्टली ऑफिशियल पार्टली पर्सनल मानना चाहिए, ठीक है, जैसे कि कार 1। तो अगर, और इसमें ना आप क्वेश्चन में कैसे करोगे, आपको एजम्पशन देना पड़ेगा, कार 1 कार 2, ठीक है। एज्यूमिंग, क्या एज्यूमिंग? कि कार 1 जो है वो क्या है? कार 1 जो है वो क्या है? पार्टली ऑफिशियल पार्टली पर्सनल। और जो कार 2 है वो क्या है? वो क्या है? कंप्लीटली पर्सनल। डन। अब इसके अंदर वैल्यू ऑफ परक्विजिट जब हम निकाल रहे होंगे तो बच्चों बताओ, गाड़ी अगर पार्टली ऑफिशियल पार्टी पर्सनल और गाड़ी महंगी वाली है तो ऐसे केस में कितना होगा परक्विजिट की वैल्यू? वैल्यू ऑफ परक्विजिट। अच्छा, गाड़ी का केस कौन सा है? ये गाड़ी संदीप को प्रोवाइड की है एम्प्लॉयर ने, खर्चों के बारे में कुछ लिखा नहीं है तो मानेंगे एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर केस है। तो 3200 नहीं, 1800 और 2400 तो 2400 तो 2400 मल्टीप्लाई बाय 12 प्लस 900 मल्टीप्लाई बाय 12 कितने बने? 39,600। ये बन गया परक्विजिट की वैल्यू। और अगर हम बात करें कार 2 की जो कि कंप्लीटली पर्सनल है तो क्या करेंगे? कंप्लीटली पर्सनल है तो क्या करेंगे? 4 लाख की गाड़ी, इसका 10% प्लस 28,000 रनिंग एक्सपेंसेस प्लस 24,000 रुपए सैलरी ऑफ ड्राइवर। तो परक्विजिट की वैल्यू क्या बनेगी? 40 प्लस 28 प्लस 24, 92,000। क्या ये बात क्लियर है बच्चों? एक बार ये ऑप्शन लेकर देखा, वैल्यू ऑफ परक्विजिट क्या आ गया। अब दूसरा ऑप्शन भी लेकर चल लो कि कार 1 को अगर हम ये मान के चल लें, कार 1 को अगर हम ये मान के चल लें कि कार 1 क्या है? कार 1 क्या है? कंप्लीटली पर्सनल। कार 1 क्या है? कंप्लीटली पर्सनल। और कार 2 क्या है? पार्टली ऑफिशियल पार्टली पर्सनल। अगर ऐसा होगा तो क्या होगा बताओ? अगर ऐसा होगा तो क्या होगा? पर्सनल यूज के लिए गाड़ी अगर कार 1 मानी गई ना, हाँ, कार 1 पर्सनल पर्पस के लिए मानी गई ना, तो ऐसे केस में वैल्यू ऑफ परक्विजिट निकालने के लिए सीधा सीधा क्या करना है? जो 6 लाख की कॉस्ट है इसका 10% ले लेना है, प्लस 40,800 रनिंग एक्सपेंसेस हैं, प्लस ड्राइवर की सैलरी है 24,000। तो परक्विजिट की वैल्यू कितनी आ गई? टोटल 60,000 प्लस 40,800 प्लस 24,000 विच इज 1,24,800। और अगर हम बात करें कार 2 की तो वैल्यू ऑफ परक्विजिट में ये छोटी गाड़ी है तो इसके लिए क्या करेंगे हम? 1800 इंटू 12 प्लस 900 इंटू 12, तो ये बनेगा 32,400। अब देखो हर हाल में यहां पर वैल्यू ऑफ परक्विजिट ज्यादा बन रहा है और यहां पे वैल्यू ऑफ परक्विजिट कम बन रहा है इन एग्रीगेट। अब क्योंकि इन एग्रीगेट वैल्यू ऑफ परक्विजिट कम बन रहा है तो मैं ऑप्शन नंबर 1 लूंगा। ऑप्शन नंबर 1 इज बेटर और यही चीज गवर्नमेंट को शो कर दूंगा। गवर्नमेंट ने कभी ये चीज नहीं बोली कि आप कौन सी गाड़ी दिखाओ और क्यों आप टैक्स बचाने के लिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। गवर्नमेंट कह रहा है अपनी मर्जी से आप ये डिसाइड कर लो कि कोई एक गाड़ी आपकी पार्टली ऑफिशियल पार्टी पर्सनल है और बाकी सारी गाड़ियां पर्सनल होंगी। अगर मान लो 2 की जगह 3 गाड़ियां होती तो कोई एक पार्टली ऑफिशियल पार्टली पर्सनल होता, बाकी सारी पर्सनल मानी जाती। क्या मेरी बात समझ में आई?
फिर एक एजुकेशन फैसिलिटी पे भी क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड आउट द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्विजिट फॉर असेसमेंट ईयर 1920 इन द फॉलोइंग केसेस। वाई सन इज अ स्टूडेंट ऑफ 9th क्लास ऑफ डीपीएस नोएडा, 17,800 being the tuition fees of Y son is reimbursed by B Limited, where Y is employed. There is no arrangement between B Limited and DPS Noida. तो बताओ, जब कोई अरेंजमेंट ही नहीं है तो यहां पर क्या होगा आंसर? बताओ यहां पर क्या होगा आंसर? कोई अरेंजमेंट नहीं है, यानी आपको याद है एजुकेशन फैसिलिटी में दो केस है, एक मेंटेन बाय एम्प्लॉयर और एक मेंटेन बाय एम्प्लॉई। यहां पर कौन सा केस है? ये मेंटेन बाय एम्प्लॉई है हिमसेल्फ, तो यहां पे पूरा वैल्यू टैक्सेबल हो जाएगा, यानी 17,800 परक्विजिट की वैल्यू हो जाएगी। क्या ये बात क्लियर है? क्योंकि वो एम्प्लॉयर ने रीइंबर्स कर दिए। दूसरा केस है स्टार पब्लिक स्कूल ओन्ड एंड मेंटेन्ड बाय सी लिमिटेड, जेड इज एन एम्प्लॉई ऑफ सी लिमिटेड, फॉलोइंग फैमिली मेंबर्स ऑफ जेड आर स्टूडेंट्स इन स्टार पब्लिक स्कूल। 5500 रुपए महीने का खर्चा है, ठीक है, जो कि सिमिलर एजुकेशन में खर्चा होता है। 800 रुपए महीना क्या है? अमाउंट चार्ज फ्रॉम जेड। बच्चों देखो, वैसे तो आपको ये बात बताई गई है कि 1000 रुपए पर मंथ, पार्ट ऑफ मंथ, पर मंथ से 1000 रुपए पर मंथ से अगर ज्यादा है तो पूरा टैक्सेबल होना चाहिए। दोस्तों 5500 रुपए, आप यहां पे आंसर क्या लिखोगे डॉटर के लिए? 5500 रुपए माइनस 800 रुपए तो अमाउंट चार्ज है ही है, और 1000 रुपए की आपको एग्जेम्पशन और मिल जाएगी, ठीक है। तो यहां पे 5500 माइनस 800 माइनस 1000, 3700 रुपीज बनते हैं, इंटू 12 कर दो, तो 3700 इंटू 12, 44,400। अब बच्चों जो बी है डिपेंडेंट ब्रदर है, इस पे कोई एग्जेम्पशन भी नहीं मिलेगी, क्योंकि ये मेंटेन ओन मेंटेन है ना, तो इसमें एग्जेम्पशन मिलेगी नहीं, क्योंकि भाई है, बच्चों के लिए मिलती है। तो 6000 माइनस 1600 कितना रुपए टैक्सेबल होगा? 4400 इंटू 12, तो 4400 इंटू 12 करूंगा तो ये आ रहा है 52,800। तो बताओ परक्विजिट वैल्यू क्या आएगी? टैक्सेबल वैल्यू क्या आएगी? बताओ टैक्सेबल वैल्यू क्या आएगी? यहां पे आएगी, इसका आ रहा है 44,400 और इसका आ रहा है 52,800। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? अच्छा, एक और बात, ये जो 1000 रुपए पर मंथ वाली बात है ना, ये अगर तो सर्कुलर के हिसाब से आप चलो, एज पर सर्कुलर व्यू, तो ऐसा काम करना होता है। कहने का मतलब है, अगर आप इनकम टैक्स लॉ की बात करो ना, तो इनकम टैक्स लॉ में ये लिखा है कि 1000 रुपए से ज्यादा है तो पूरा टैक्सेबल होना चाहिए, और उस हिसाब से अगर आपने आंसर एज पर इनकम टैक्स लॉ भी चले तो गलत नहीं है दोस्तों। 5500 माइनस 800, तो ये आएगा आंसर 4700 इंटू 12 इंटू 12 विच विल बी 56,400, और क्योंकि 4700 रुपीज से ज्यादा है इसलिए वो टैक्सेबल होना चाहिए। तो इस प्रकार होगा उसका आंसर, ठीक है। तो आंसर्स हो सकते हैं, अगर आप लोग ये भी करते हो तो ऑल्टरनेटिव व्यू में आंसर मिलना चाहिए, मार्क्स मिलने चाहिए, और इसका एज पर सर्कुलर व्यू अगर आप ये भी करते हो तो ये भी करेक्ट है। इज दैट क्लियर? तो दोस्तों दोनों आंसर्स करेक्ट होते हैं, ये सर्कुलर व्यू होता है और ये इनकम टैक्स लॉ व्यू होता है, और दोनों ही आंसर करेक्ट होते हैं। ये बात वैसे मैंने क्लास में करवाई हुई है डिस्कशन करते वक्त। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब जो है ना, बड़े बड़े क्वेश्चन देखते हैं, अब बड़े बड़े क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। तो सैलरी के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान देना होगा, कौन कौन सी एग्जेम्पशन, कौन कौन सी डिडक्शन आपको नहीं मिलती, इस बात पर भी आपको ध्यान देना होगा, ठीक है, क्योंकि वो सब हम लोग इसके अंदर न्यू रिजीम में अप्लाई करने वाले हैं। ओके दोस्तों, मैं आपको जरा सैलरी के एग्जेम्पशंस दिखा दूं, कौन कौन सी न्यू रिजीम के अंदर नहीं मिलती। आ जाओ जरा एक बारी, मैं आपको गो थ्रू करवा दूं, उसके बाद हम लोग ये क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। सो फॉलोइंग आर द कंडीशंस टू बी सेटिस्फाइड। आपको याद होगा कि कुछ एग्जेम्पशंस हैं, जैसे कि एलटीसी, गवर्नमेंट क्लियरली बोल रहा है न्यू रिजीम वाले 10(5) का बेनिफिट नहीं ले सकते, 10(5) का बेनिफिट नहीं ले सकते, ठीक है। 10(5) यानी एलटीसी की एग्जेम्पशन होती थी, याद है। 10(13) है एचआरए का बेनिफिट नहीं मिल सकता, किनको? न्यू रिजीम वालों को एचआरए का बेनिफिट नहीं मिलेगा। 10(14) एग्जेम्पशन इन रिस्पेक्ट ऑफ स्पेशल अलाउंसेस और बेनिफिट्स टू मीट एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू द ड्यूटीज और पर्सनल एक्सपेंसेस, ठीक है। आप खर्चों वाले जो अलाउंसेस हैं, वो अलाउंसेस का बेनिफिट इसके अंदर क्लेम नहीं कर सकते, एक्सेप्ट 3 अलाउंस, एक्सेप्ट 3 अलाउंस, ठीक है। इसके अंदर कुछ अलाउंसेस हैं जिसको गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया है, और वो है कन्वेंस और कन्वेंस के अलावा डेली
और एक ट्रेवलिंग। बच्चों ये वो अलाउंसेस हैं जिनको गवर्नमेंट ने एग्जेम्पशन अलाउ कर दी है, इसके अलावा कोई अलाउंस एग्जेम्पशन नहीं है। देखो अगर आप ध्यान से देखो तो अदर देन दोज एज मे बी प्रिस्क्राइब फॉर दिस पर्पस, अदर देन दोज एज मे बी प्रिस्क्राइब फॉर दिस पर्पस में ये 3 है, ठीक है, याद रखना अलाउंसेस में, खर्चों वाले में। नेक्स्ट 10-17 में डेली अलाउंस एमपीएमएलए को, चलो ये तो सैलरी से रिलेशन था नहीं। सैलरी से रिलेशन में ये था कि एंटरटेनमेंट अलाउंस जो है और प्रोफेशनल टैक्स जो है, सेक्शन 16(2) का एंटरटेनमेंट अलाउंस, 16(3) प्रोफेशनल टैक्स, ये दोनों बेनिफिट भी आपको नहीं मिलेंगे, यानी स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा, इसके अलावा आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो अलाउंसेस में कुछ दिक्कतें हैं, परक्विजिट्स में कोई दिक्कत है नहीं, तो परक्विजिट्स वाली बेनिफिट मिलेंगे कि नहीं मिलेंगी, वहां वाली बेनिफिट सारी मिलेंगी। सिर्फ अलाउंसेस में जो एग्जेम्पशंस थी वो काफी हद तक गवर्नमेंट ने क्या कर दी है, एग्जेम्प्ट कर, टैक्सेबल कर दी है कि हाँ अब उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो exemptions in relation to the special allowance or benefit to meet expenses relating to the duties or personal expenses other than those as may be prescribed for this purpose। तो आपको ध्यान रखना है ये कौन कौन से अलाउंसेस हैं जो आपको एग्जेम्पशन नहीं मिलेंगी। ठीक है जी दोस्तों, मेरी बात समझ में आ गई। और इससे भी अच्छा है ना, आपको जो है ये कंटेंट में ना आपको मैंने ऑलरेडी एक ना सारे बच्चों के लिए न्यू रिजीम का टॉपिक करवाया है मैंने, ठीक है। और आपको सच बताऊं तो उस केस में सीए इंस्टीट्यूट ने बहुत अच्छा मटेरियल बनाया, जिसके अंदर मेरे को एक सैलरी का एक क्वेश्चन जो देखा और वो कंटेंट उन्होंने बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया। और मैं चाहता हूं कि सारे बच्चे एक बारी उसको जरूर देखेंगे, जिसके अंदर ये बातें लिखी हैं कि कौन कौन सी एग्जेम्पशन मिलेगी और कौन कौन सी एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। जब भी आप क्वेश्चन करने जाओ तो मैंने एक फॉर्मेट करवाया हुआ है मेरे इसी यूट्यूब चैनल पर, आप वो चीज देख सकते हो, ठीक है। और क्या हम लोग क्वेश्चन करना स्टार्ट करें? हाँ सर, अब क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आओ मैंने ना सीधा भयानक भयानक बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन निकाल लिए हैं, तो आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए सिर्फ बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करवा रहा हूं। आ जाओ। मिस्टर लाल इज एम्प्लॉयड इन भारत टेक्सटाइल लिमिटेड मुंबई ऑन अ मंथली सैलरी ऑफ 20,000 इन एडिशन टू हिज फिक्स सैलरी। अच्छा बच्चों को अगर ये पीडीएफ चाहिए तो आपको कहां जाना पड़ेगा? मेरे डिस्क्रिप्शन में, इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो उस पर जाओ और जाके ज्वाइन करो और आपको पिंड मैसेजेस के अंदर वो मैसेज भी दिख जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आई? तो वो पीडीएफ इसके अंदर ही है। ओके सर, मिस्टर लाल is employed in Bharat Textile Private Limited Mumbai on a monthly salary of 20,000. In addition to this fixed salary, he is entitled to a commission of 5% on sales made by him. During previous year 23-24, he has received the following allowances and amenities from the employer. DA दिया है 2,000 रुपए महीना। अच्छा, इसके अलावा बोनस इक्वल टू 2 months बेसिक सैलरी। HRA दिया है, एंटरटेनमेंट अलाउंस दिया है, कंपनी पेड 1,000 एज इज इनकम टैक्स पेनल्टी। और इसके बाद लिखा है इन सितंबर 23 ड्यूरिंग हिज लीव he went on a visit to Kashmir with his family. The expenditure amounting to 16,000 as a जो पैसेंजर मनी जो होगा, पैकेज मनी होगा, were paid to him by employer as a leave travel concession. तो लीव ट्रेवल असिस्टेंस के लिए कितना पैसा दिया? 16,000 रुपए दिए हैं। Had he traveled by AC फर्स्ट क्लास AC कंपार्टमेंट by ट्रेन, क्या करते हैं बच्चों इस केस में बताओ? अगर वो एसी कंपार्टमेंट से ट्रेवल करता बाय शॉर्टेस्ट रूट टू द प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन, क्या हो जाता है? एग्जेम्प्ट हो जाता है। कितना खर्चा दिखाया? 14,000, मतलब 16,000 में से 14,000 एग्जेम्प्ट हो जाएगा। आगे, he has been provided with the amenities of gas, electricity, water, expenses of which amounted to 12,000 were paid by the company. Commission on sales rupees 10 lakh at 5%. He was given free cloth of rupee 4,000 by his employer. He and his employer each contributed 12.5% of the salary to RPF. The interest credited to the fund for the previous year 23-24 13.5% है, amounted to 27,000. Compute salary income and GTI of Mr. Lal for the assessment year 24-25, keeping in the mind that he has spent 6,000 per month as a rent for a rent hired by him. तो रेंट के लिए खर्चा कितना किया है? 6,000 रुपए किया है। Okay, assume that Mr. Lal has opted for the option. लो जी लो, ये भाषा कहां से आ गई? अब मैं आपको बताता हूं, जो सेक्शन 115 बीएससी का 6 पॉइंट है ना, 6, ठीक है, सीएमए स्टूडेंट्स के एमटीपी में भी ऐसे क्वेश्चन दिखे हैं मुझे, जिसमें 115 बीएससी 6 की बात की गई है, तो इसलिए मैंने जान के ये क्वेश्चन आपके साथ डाल दिया। कह रहा है मिस्टर लाल ने ऑप्ट किया है 115 BA6 और 115 BA6 बीएससी 6 के अंदर पता है क्या ऑप्शन है कि आप ऑप्ट आउट कर सकते हो। 115 बीएससी 6 के अंदर क्या लिखा हुआ है कि आप ऑप्ट आउट कर सकते हो। ये देखो, दिखाएं, आओ दिखाता हूं मैं आप लोगों को ये बात। ये देखो,
individual, HUF, AOP, BOI, AJP, other than those who have exercised the option to opt out this regime under section 115 BAC 6. ठीक है, तो ये किन की बात कर रहा है? ये क्लियरली कहना चाह रहा है कि जो ऑप्शन है ये कहां मिलता है इनको? 115 BAC 6 में मिलता है. क्या है मेरी बात समझ में आ गई सारे बच्चों को? ओके. अब वो कह रहा है ऑप्ट आउट हो गया, इसका मतलब है आप किस में चले गए? ओल्ड रजीम. तो ये क्वेश्चन आपको किसके हिसाब से करना है? ओल्ड रजीम के हिसाब से करना है. इसका मतलब है जो एग्जामिशन मिलती है वो दे दें. हाँ बिल्कुल दे दो. आ जाओ जरा स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1. बस बच्चों सीएस बच्चे, सीएमए स्टूडेंट्स, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे. ठीक है, सो राइट डाउन कंप्यूटेशन ऑफ, शायद इससे छोटा ही आ जाए, मैं तो थोड़ा सा बड़ा ही करवा के चल रहा हूं. कंप्यूटेशन ऑफ सैलरी, इनकम एंड, और क्या निकालने के लिए बोला? ग्रॉस टोटल इनकम. जो लिखा है वही लिखना है. एंड ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ मिस्टर लाल. ठीक है, कौन से ईयर के लिए निकाल रहे हैं? फॉर द असेसमेंट ईयर 2024-25. असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए फाइंड आउट कर रहे हैं. इसका मतलब है प्रीवियस ईयर 23-24. आपको बेसिक सैलरी दी हुई है. आओ जी बेसिक सैलरी लिखते हैं. बेसिक पे कितना दिया हुआ है? 20,000 रुपये महीना. तो 20,000 मल्टीप्लाई बाय 12 कितना हो गया? 2,40,000. ये जरूर चेक कर लिया करो कि कहीं साल के बीच में रिटायरमेंट तो नहीं हो गई, क्योंकि अगर साल के बीच में रिटायरमेंट हो गई तो ऐसे केस में उतना ही पैसा टैक्सेबल होगा जब तक वो जॉब कर रहा है ना, सैलरी में. इसके अलावा आपको दिया है डीए कितना दिया हुआ है देखें. डीए तो दिया हुआ है 2,000 रुपये महीना. डियरनेस अलाउंस यह है 2,000 रुपये महीना. साल का कितना हो गया? 24,000 रुपये. डन. इसके बाद आपको दिया है कमीशन के बारे में क्या लिखा है? 5% ऑन सेल्स दी हुई है क्या? हाँ दी हुई है. 10 लाख की सेल है और इस पर 5% कमीशन है, तो कितना हो गया? 50,000 रुपये का कमीशन हो गया. ओके. इसके अलावा आपको क्या होगा यहाँ पर? इसके अलावा आएगा बोनस. क्या आएगा? बोनस इक्वल टू 2 मंथ्स बेसिक सैलरी. 2 मंथ्स बेसिक सैलरी भाई, 2 महीने की बेसिक सैलरी की बात करें तो 20,000 के हिसाब से 40,000 रुपये का बोनस बन गया. यस और नो एवरीवन? यहां तक बोनस आ गया. इसके बाद हम क्या करेंगे? इसके बाद हम ऐड करेंगे HRA हाउस रेंट अलाउंस रिसीव्ड. कितना HRA मिला है? 5,000 रुपये महीना मिला है. सो 5,000 मल्टीप्लाई बाय 12 कितना हो गया? 60,000 रुपये. इसमें से एग्जेम्पशन दे देंगे कि नहीं दे देंगे? बिल्कुल दे देंगे, क्योंकि ये कौन सी रिजीम है? ओल्ड रिजीम है. एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10 क्लॉज 13A. क्या मेरी बात समझ में आई? अब एग्जेम्पशन निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए हमें क्या बनाना पड़ता है? वर्किंग नोट. क्या बनाना पड़ता है? वर्किंग नोट. मैं तो वर्किंग नोट यहीं बना रहा हूं, मेरे पास जगह है, आप लोग नीचे बना लोगे. तो वर्किंग नोट आप लोग निकालोगे. HRA एग्जेम्पशन. क्या निकालोगे? HRA एग्जेम्पशन, जिसके अंदर आप लोग क्या होता है? मिनिमम ऑफ फॉलोइंग 3 लिमिट्स इज एग्जेम्प्ट, है ना? बताओ कौन कौन सी? पहली एक्चुअल HRA रिसीव, और एक्चुअल HRA रिसीव तो 60,000 रुपये है. इसके बाद क्या है? रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी. रेंट पेड के बारे में नीचे क्वेश्चन में दिया हुआ है. रेंट पेड क्वेश्चन में दिया है 6,000 रुपये महीना, तो हो जाएगा 72,000 माइनस 10% ऑफ सैलरी. ये 10% ऑफ सैलरी कौन सी है? सैलरी है बेबी सैलरी. बच्चों मैं क्लास में करवाता हूं बेबी सैलरी. बेसिक पे, डीए फॉर्मिंग पार्ट, कमीशन कौन से वाला? परसेंटेज ऑफ टर्नओवर वाला. तो बेसिक पे में क्या आएगा? बेसिक पे में तो यही आएगा ना 20,000, तो 240 हो गया. और डीए का कौन सा चाहिए? फॉर्मिंग पार्ट. डीए का फॉर्मिंग पार्ट, शायद डीए का फॉर्मिंग पार्ट ही दिया है. क्वेश्चन में लिखा है डीए इज ग्रांटेड अंडर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी ये फॉर्मिंग पार्ट ही है. तो क्या करें? 2,000 इंटू 12 यानी 24,000 रुपये का डीए आ गया. फिर इसके अंदर क्या ऐड करें? कमीशन के लिए क्या करेंगे?
परसेंटेज ऑफ टर्नओवर, 10 लाख का टर्नओवर है, 5% कमीशन है, तो 10 लाख का 5% आ जाएगा इसमें 50,000। ये बात सबको समझ में आ गई? तो टोटल कितना आ गया? 3 लाख 14, हाँ 3 लाख 14, 314 का 10% माइनस कर दो इसमें से, तो ये कितना आ जाएगा? 31,400 हो गया ना, 72,000 माइनस 31,400, ये हो गया 40,600। और लास्ट लिमिट क्या होती है? आप चेक करो कौन सी सिटी में है, क्या ये सिटी दी हुई है यहां पर? सिटी नहीं दी हुई तो जहां पर वो काम, मुंबई है, मुंबई का ही कर लेते हैं। 50% ऑफ सैलरी, 50% ऑफ सैलरी 3,14,000, तो ये बनेगा 157, विच एवर इज लेस, विच एवर इज लेस, 40,600, 40,600 एग्जेम्प्ट हो जाएगा और 19,400 टैक्सेबल हो जाएगा। बच्चों अगर ये न्यू रिजीम होता, अगर ये न्यू रिजीम होता तो ये एग्जेम्पशन मिलती क्या? नहीं मिलती। पूरी एचआरए ना 60,000 पूरा टैक्सेबल हो जाता। क्या ये बात क्लियर है? आगे आ जाओ। इसके अलावा एंटरटेनमेंट अलाउंस, एंटरटेनमेंट अलाउंस का क्या करेंगे? फुली टैक्सेबल, एंटरटेनमेंट अलाउंस फुली टैक्सेबल 250 इंटू 12, ये हो गया 3,000 रुपए। इसके बाद लिखा है कंपनी ने इनकम टैक्स पेनल्टी पे करी है, ये हो जाएगा एम्प्लॉइज ऑब्लिगेशन मेट बाय एम्प्लॉयर। और वो है इनकम टैक्स पेनल्टी। इनकम टैक्स पेनल्टी बताओ, इनकम टैक्स पेनल्टी 1,000 रुपए। इसके अलावा अगर किसी बच्चे के दिमाग में एंटरटेनमेंट अलाउंस वाली बात याद आ रही है तो एंटरटेनमेंट अलाउंस की डिडक्शन मिलती है, बट सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलती है, ठीक है? तो इसलिए ऊपर तो टैक्सेबल चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, टैक्सेबल तो ऊपर होगा, नीचे डिडक्शन सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलेगी, और वो भी ग्रॉस सैलरी आने के बाद। आगे आ जाओ। आपको एलटीसी रिसीव दिया हुआ है, एलटीसी रिसीव कितना दिया हुआ है? एलटीसी रिसीव दिया हुआ है 16,000 रुपए, बट इसमें से आपको क्या मिल जाएगी? एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 10 क्लॉज 5 कितने की? 14,000 रुपए की। तो इसका मतलब है यहां पर टैक्सेबल कितना होगा? 2,000 रुपए। इसके अलावा आपको गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर की फैसिलिटी दी हुई है। वैल्यू ऑफ गैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर, ये परक्विजिट क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा। 12,000 रुपए का है, ये परक्विजिट टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है? इसके अलावा आपको दिया है कमीशन ऑन सेल्स। कमीशन तो मेरे ख्याल से ऊपर ही लिख दी थी हमने, तो हो गया काम। ही हैज बीन गिवन अ फ्री क्लोथ, कपड़ा दिया भाई, कपड़ा, तो भाई ये गिफ्ट हो गया, गिफ्ट इन काइंड। गिफ्ट इन काइंड का 5,000 रुपए तक एग्जेम्प्ट होता है, बोलो यस और नो। 4,000 दिया है, 4,000 पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट हो जाएगा, तो नहीं लाएगा। आगे बताओ। इसके बाद लिखा है ही एंड हिज एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूटेड 12.5% ऑफ हिज सैलरी टू आरपीएफ, ठीक है? तो मुझे बताओ क्या होगा इस केस में? He and his employer each contributed 12.5% of salary to RPF. लो जी लो, तो employers contribution to RPF, एम्प्लॉय ने जो कंट्रीब्यूट किया उसका क्या होगा? उसकी तो डिडक्शन मिलेगी। एम्प्लॉयर ने जो कंट्रीब्यूट किया वो यहां आ जाएगा, कितना है जल्दी बताओ? 27 नहीं, 12.5% ऑफ सैलरी कंट्रीब्यूट किया ना, तो 12.5% के हिसाब से यहां लिख दो सैलरी का 12.5। सैलरी कौन सा होता है? सैलरी वही होगा, बेबी सैलरी। 3,14,000 निकाला ही हुआ हमने, तो 3,14,000 का 12.5%, ये हो गया 39,250। इसमें से आपको मिलेगी एग्जेम्पशन, और वो मिलेगी एट द रेट ऑफ 12। तो बताओ 39,250 12.5 है, तो 12 कितना होगा? ये होगा 37,680। इसका मतलब है टैक्सेबल क्या होगा? 1570। इसके अलावा क्या आएगा यहां पर? एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ हो गया है। इसके अलावा क्या आने वाला है? इंटरेस्ट आने वाला है। क्या आने वाला है? इंटरेस्ट।
इंटरेस्ट की बात करें तो इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 13.5% है ऑन आरपीएफ और वो अमाउंट है 27,000 का। कितने का? 27। आपको एग्जेम्पशन मिलेगी बट मैक्सिमम कितनी मिलेगी? 9.5%। यस और नो? तो 27,000 अगर 13.5 है तो 9.5 कितना होगा? अगर 27 13.5 है तो 9.5 कितना होगा? 19,000। कितना रुपए टैक्सेबल हो जाएगा? 8,000 रुपए टैक्सेबल हो जाएगा। क्या ये बात सबको समझ में आई? 8 9 17 डन। इंटरेस्ट का काम खत्म। इसके अलावा तो और कुछ नहीं रह गया, खत्म। लो जी, आपको आ गई हमारी ग्रॉस सैलरी। इसको करो टोटल और मुझे बताओ ग्रॉस सैलरी कितनी आ रही है। 2 40 24 50 40 19 400 3,000 1,000 2,000 12,000 1570 और 8,000। ये हो रहा है 4,09,70। ये आ रहा है 4,09,70। ये मेरी आ गई ग्रॉस सैलरी। क्या आ गई मेरी? ग्रॉस सैलरी। और इसके बाद मुझे क्या मिलती है? डिडक्शन मिलती है ना, डिडक्शन मिलती है। तो डिडक्शन मिलेगी, बताओ कौन सी? माइनस डिडक्शन अंडर सेक्शन 16। सेक्शन 16 की एक तो आपको डिडक्शन स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगी। कितना होता है वो? 50,000 फिक्स होता है ना। इसके अलावा एंटरटेनमेंट अलाउंस तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलती है, प्रोफेशनल टैक्स इसमें है नहीं, तो सिर्फ यही मिलनी थी। तो मेरा टोटल मेरी इनकम अंडर सैलरी आ जाएगी 350,970। ये आ गई मेरी इनकम फ्रॉम सैलरी। बच्चों, क्या मेरी कोई और हेड इनकम है? कोई और हेड इनकम है? नहीं। तो क्या मैं कह सकता हूं यही मेरी ग्रॉस टोटल इनकम भी है? मेरी कोई और हेड ऑफ इनकम तो दी नहीं हुई। अगर होती तो वो मैं इसके अंदर ऐड कर देता, बट मेरे को कोई और तो दी नहीं हुई, तो मेरा यही मेरा ग्रॉस टोटल इनकम है। समझ में आया सबको या नहीं? अब ये बच्चे तभी कर पाएंगे जब आप लोगों ने रिवीजन कर रखी है। मैं तो प्रैक्टिस करा रहा हूं, ठीक है? डन बोलेंगे फटाफट, डन बोलेंगे फटाफट, मैं आगे बढ़ूं। डन। क्वेश्चन नंबर 2 करवाने जा रहा हूं। डन। क्वेश्चन नंबर 2 करवाने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। मिस्टर एक्स इज एम्प्लॉयड विद एबी लिमिटेड ऑन अ मंथली सैलरी ऑफ 25,000 रुपए पर मंथ and on entertainment allowance and commission 1,000 per month each. The company provides him with the following benefits. Company owned accommodation कितना दिया है? Company owned accommodation is provided to him in Delhi. क्या आपको ध्यान है रेंट फ्री एकोमोडेशन में एक अमेंडमेंट आ चुका है? क्या आपको ध्यान है रेंट फ्री एकोमोडेशन में अमेंडमेंट आया है? मैं तो अमेंडमेंट के साथ करवाऊंगा, ठीक है? तो कंपनी ओन्ड एकोमोडेशन इज प्रोवाइडेड टू हिम इन दिल्ली। फर्नीचर कॉस्टिंग 240 वॉज प्रोवाइडेड ऑन 1/8/2023। ठीक है, फर्नीचर 1 अगस्त को दिया गया था। लोन भी लिया है आपने, ओके, और उस पे इंटरेस्ट का रेट है 6.75%। एसबीआई रेट कितना चार्ज कर रही है? 12.75%। ओके। हिज सन इज ऑल्सो यूज्ड अ मोटरसाइकिल, एक मोटरसाइकिल है जो कंपनी की है और वो बेटा भी यूज कर रहा है। ओके, द कंपनी परचेज दिस मोटरसाइकिल फॉर 60,000। ठीक है, कंपनी ने 60,000 की गाड़ी खरीदी, मोटरसाइकिल खरीदी थी 1/5/2020 को। आज मोटरसाइकिल फाइनली बेच दी है 1/8/2023 को। किसको? आप ही को बेच दी है। तो बताओ 30,000 रुपए की बेच दी है। प्रोफेशनल टैक्स पेड बाय मिस्टर एक्स, 2,000 रुपए का प्रोफेशनल टैक्स पे किया, इसकी डिडक्शन मिल जाएगी। कंप्यूट इनकम फ्रॉम सैलरी ऑफ मिस्टर एक्स, एज्यूमिंग दैट मिस्टर एक्स हैज ऑप्टेड फॉर द ऑप्शन। क्या कह रहा है? ऑप्शन आपने ऑप्ट किया, इसका मतलब है आप ओल्ड रिजीम में शिफ्ट हो गए। जो अभी हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं वो है क्वेश्चन नंबर 2। और ये जो क्वेश्चन है ना, इसको मैंने जो आपको सैलरी इनकम प्रैक्टिस का एक आपको पीडीएफ दिया हुआ है, ये मेरी बुक का क्वेश्चन नंबर 58 है। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि इसके अंदर अमेंडमेंट है, तो ध्यान से देखना जरूरत, इसलिए 58 क्वेश्चन देखें जरा।
58 क्वेश्चन। नाउ 58 क्वेश्चन में 58 कर लो, या सैलरी इनकम प्रैक्टिस वाले जो सेशन है ये रहा, उसका क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, बात एक ही है। अब बताओ दोस्तों, आपको क्या करना है, टोटल इनकम निकालनी है, इनकम फ्रॉम सैलरी निकालनी है ओल्ड रजीम में, है ना। कंप्यूटेशन ऑफ सैलरी इनकम, है ना। अब इस सैलरी इनकम में आपको क्या क्या चाहिए, सबसे पहले आपको बेसिक पे दिया हुआ है, तो बेसिक पे कितना आएगा, बेसिक पे कितना आएगा 25,000 रुपये महीना इंटू 12 कितना आ गया 3 लाख रुपए। फिर इसके बाद आ गया डीए, नहीं एंटरटेनमेंट अलाउंस, एंटरटेनमेंट अलाउंस फुली टैक्सेबल हो जाएगा, कितना है 1,000 रुपये महीना, 12,000 रुपये। फिर इसके बाद आपको दिया है कमीशन, ये भी 1,000 रुपये महीना फुली टैक्सेबल हो जाएगा, 12,000 रुपये। इसके बाद कंपनी ओन्ड एकोमोडेशन, यानी कंपनी की एकोमोडेशन आपको दी गई, तो दोस्तों दिल्ली में दी गई, फर्नीचर कॉस्टिंग 240 प्रोवाइडेड ऑन 1/8/223, चलो उसकी बात अलग है। बट ये आरएफए जब आप निकालोगे, वैल्यू ऑफ आरएफए, तो आपको क्या करना है, क्योंकि दिल्ली में एकोमोडेशन दी गई है तो पॉपुलेशन 40 लाख से ज्यादा होगी, याद है, तो 10% ऑफ सैलरी लेंगे, 10% ऑफ सैलरी, है ना। वर्किंग नोट में यही बना देता हूं वैसे, तो 10% ऑफ सैलरी, 10% ऑफ सैलरी, सैलरी कितनी है दोस्तों, 10% ऑफ सैलरी में सैलरी कितनी है 3,24,000, है ना। क्या क्या लेते हैं, बेसिक पे, डीए, फॉर्मिंग पार्ट, कमीशन, ऑल टाइप, बोनस ओनली करंट ईयर, ऑल टैक्सेबल पोर्शन ऑफ अलाउंसेस। तो अलाउंसेस तो मुझे सिर्फ यही दिख रहा है, कौन सा, एंटरटेनमेंट अलाउंस, बस। तो 10% ऑफ सैलरी में 324 का ही 10% आ जाएगा, विच इज 32,400। इसके अलावा आपको कुछ फर्नीचर दिया है जो 1/8/23 को दिया है, तो उस फर्नीचर को भी हम ऐड कर देंगे। कैसे ऐड करेंगे, 2,40,000 का फर्नीचर, इसका 10% कितने महीनों के लिए, है ना, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 8 महीने के लिए। तो 2,40,000 का 10% इंटू 8/12, यह आएगा 16,000, ये ऐड कर दो, आ गया दोस्तों, ये आ गया 48,400, 48,400 डन। ये हो गया मेरा आरएफए की वैल्यू। इसके बाद हम ऐड करेंगे क्या, इसके बाद हम ऐड करेंगे क्या, वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फ्री लोन। देखो ध्यान से, आपको जो लोन दिया गया है वो 5 लाख का लोन एक साथ 23 को दिया, जिसका इंटरेस्ट रेट 6.75% है, ठीक है, और एसबीआई का रेट 12.75 है। तो इसका मतलब है आपको बाकी के पैसे की बचत हो गई ना 6% की, तो 5 लाख का 6% कितने टाइम के लिए, जुलाई से लेके मार्च, तो 9 महीने के लिए, बोलो। तो 5 लाख रुपए का 6% इंटू 9/12, 22,500, ये हमारा टैक्सेबल परक्विजिट हो जाएगा, है कि नहीं। फिर इसके बाद वैल्यू ऑफ, अब देखो ध्यान से, मोटरसाइकिल आप यूज कर रहे हो, कंपनी की मोटरसाइकिल आप यूज कर रहे हो कितने टाइम तक, 1/8/23 तक, 1/8/23 तक, और 1/8/23 तक यूज है, उसके बाद इसको बेच दी गई है। तो बट 1/8/23 तक तो आपने यूज किया ना, तो ड्यूरिंग द ईयर में कितने महीने आपने यूज किए, अप्रैल, मई, जून और जुलाई, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। तो वैल्यू ऑफ यूज ऑफ मोटरसाइकिल निकालोगे, वैल्यू ऑफ यूज ऑफ मोटरसाइकिल, और इस केस में क्या करोगे, 10% ऑफ द मोटरसाइकिल 60,000, उसका 10%, और कितने टाइम के लिए, 4 महीने के लिए, तो 4 महीने के लिए टैक्सेबल हो जाएगा। तो 60,000 का 10% इंटू 4/12, 2,000 रुपए। इसके बाद हम ऐड करेंगे वैल्यू ऑफ सेल ऑफ मोटरसाइकिल। आपने मोटरसाइकिल, कंपनी ने इंप्लॉय को बेच दी है, कंपनी ने इंप्लॉय को बेच दी है, कितने रुपए की मोटरसाइकिल है, वैसे तो मोटरसाइकिल 60,000 रुपए की है, मोटरसाइकिल कितने रुपए की है 60,000, बट आपको पता है ना, हमें इसको परक्विजिट, हमें इस क्या पहुंचना पड़ेगा, बुक वैल्यू पर। 1/5/20 को खरीदी थी, तो 1/5/20 से लेकर कब आपने बेची है, 1/8/23, तो आप चेक करो ना कितने साल यूज किया, कंप्लीट ईयर 3 साल, तो 3 साल का डेप्रीसिएशन हटा दो, 3 साल का डेप्रीसिएशन हटा दो, 60,000 का कॉस्ट है,
इसमें 3 साल का डिप्रिसिएशन कैसे हटाओगे? 10% ऑन एसएलएम बेसिस पर, तो 30% आप हटा दोगे तो ये बनेगा 18,000, तो वैल्यू आएगी बुक वैल्यू की 42,000। अब बुक वैल्यू है 42,000 और आपने एसेट बेच दिया है कितने में? 30,000 में। कंपनी ने एम्प्लॉय को बेच दिया 30,000 में, तो 12,000 रुपए की बचत हो गई, तो 12,000 रुपए क्या हो जाएगा? टैक्सेबल। इज दैट क्लियर एवरीवन? इज दैट क्लियर एवरीवन? इसके अलावा प्रोफेशनल टैक्स पेड बाय मिस्टर एक्स इज 2,000, पेड बाय मिस्टर एक्स, मिस्टर एक्स ने प्रोफेशनल टैक्स दिया है 2,000 रुपए का, ठीक है, तो वो तो एक्स ने पे किया ना, तो वो तो उसकी तो डिडक्शन मिलेगी, है ना, प्रोफेशनल टैक्स में सेक्शन नंबर 16(3), ठीक है। तो बच्चों हमारे यहां पर आ जाता है ग्रॉस सैलरी। क्या आ जाती है? ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी हमारी आ जाती है, इसको हम लोग टोटल कर देंगे और फिर इसमें से डिडक्शन माइनस कर देंगे एक एक करके। तो दोस्तों ग्रॉस सैलरी की अगर हम बात करें, 3 लाख प्लस 12,000 प्लस 12,000 प्लस 48,400 प्लस 22,500 प्लस 2,000 प्लस 12,000, ये बनेगा 4,08,900, ठीक है। इसमें से माइनस करेंगे क्या? स्टैंडर्ड डिडक्शन, जो कि सेक्शन नंबर 16(1)(a) में आती है, जो कि फिक्स है 50,000, क्योंकि हम ओल्ड रिजीम से चल रहे हैं। इसके अलावा आप प्रोफेशनल टैक्स पे कर रहे हो, जो कि आएगा अंडर सेक्शन 16(3), है ना, वो कितना दिया है आपने? 2,000, तो ये 2,000 रुपए और माइनस हो गए। बच्चों मेरा सैलरी इनकम आ गई, कितनी आ गई? न्यू रिजीम, ओल्ड रिजीम के हिसाब से सैलरी इनकम माइनस 52,000, यह आएगी 3,56,900। ये मेरा अमेंडेड आंसर है, ठीक है जी, ये हमारा अमेंडेड आंसर है। दैट्स इट। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना है। आरएफए कैसे निकालना है आपको आता है, बस वो एक नया पॉइंट था, बाकी तो सब कुछ सेम है। प्रैक्टिस सेशन में अभी हम कर रहे हैं क्या, इसी को आगे बढ़ाते हैं और इसके अंदर हमारा जो 7th पार्ट है उसमें भी रेंट फ्री एकोमोडेशन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? ये 3। ये क्वेश्चन मैं आपको अपनी बुक का दिखा देता हूं। सुब्रमणी, ये रहा, ये सीएमए इंटर दिसंबर 19 का क्वेश्चन का है और क्वेश्चन नंबर है ये मेरी बुक का 62। प्रैक्टिस सेशन वाले जो आपके सामने पीडीएफ होगा उसके अंदर ये क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 62 में अगर अपनी बुक की बात करें, अच्छा क्वेश्चन है, प्रैक्टिस कर लेते हैं दोस्तों। दिसंबर 2019 में आया था। बेसिक पे 7,20,000 दिया है, डीए दिया है 3 लाख, ठीक है। तो क्या करना है, सीधा मुद्दे पे आते हैं। बेसिक पे आपको दिया है ना, ऐड कर दो, कितना है? 7,20,000। इसके बाद हमें क्या दिया है? डीए। डीए चाहे कोई भी डीए हो, क्या ही फर्क पड़ता है, यहां पे तो दोनों ही टैक्सेबल होते हैं, डीए पूरा आ जाएगा। बोनस, बोनस की बात करें तो 2 मंथ्स बेसिक पे, 2 मंथ्स बेसिक पे इज 60,000 इंटू 2, बोलो हाँ या ना, तो ये आ जाएगा 1,20,000। इसके अलावा आपको क्या दिया है? कमीशन। क्या दिया है आपको? कमीशन। कमीशन कितना दिया? 0.1% ऑफ टर्नओवर, और आपको टर्नओवर दे दिया 20 करोड़। 20 करोड़ का 0.1% कितना आएगा? मेरे ख्याल से 2 लाख रुपए बनेंगे। तो कमीशन ऐड कर दो सैलरी में। बहुत ही आसान, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। एम्प्लॉयर ने, कितना एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया आरपीएफ में? 3.5 लाख रुपए। सो एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ कितना है बताओ? 3.5 लाख। इसमें से माइनस कर देंगे हम एग्जेम्प्ट। एग्जेम्प्ट कैसे निकालोगे? 12% ऑफ सैलरी। अब 12% ऑफ सैलरी में आपको सैलरी पता होनी चाहिए, और सैलरी में क्या क्या चाहिए बताओ? बेसिक पे चाहिए, बेसिक पे है साल का 7,20,000। डीए चाहिए, डीए का कौन सा चाहिए होता है? फॉर्मिंग पार्ट। अब ये फॉर्मिंग पार्ट ही है तो 3 लाख रुपए डीए ले लो। कमीशन ले लो, कमीशन आपको परसेंटेज ऑफ टर्नओवर चाहिए होता है और वो है 2 लाख रुपए। तो ये तीनों ऐड कर दो, 2 लाख रुपए, ये आ गया 12,20,000 रुपए। 12,20,000 रुपए। बच्चों ये 12,20,000 रुपए आया, इसका हम क्या कर देंगे बताओ? 12%। तो 12,20,000 का 12% ये बनेगा 146,400। और 146,400 आप यहां से क्या करने वाले हो? माइनस। ये माइनस कर दोगे कितने में से? 350 में से। 3,50,000 माइनस 146,400, यह आएगा 2,03,600।
टैक्सेबल। डन एवरीवन। इसके बाद आपको पता है क्या करना है, इसके बाद आपको इंटरेस्ट दिया हुआ है, इंटरेस्ट का रेट दिया हुआ है कितना, एट द रेट ऑफ 9.5% और अमाउंट भी दिया है 65,000। अब इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट ही 9.5% पे होता है बेटा, तो पूरा का पूरा ये अमाउंट एग्जेम्प्ट हो जाएगा, पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा क्योंकि एग्जेम्पशन इतनी मिलती है, तो ये नील आएगा यहां पर। आगे आ जाओ, रेंट फ्री अनफर्निश्ड हाउस दिया हुआ है, रेंट फ्री अनफर्निश्ड हाउस दिया हुआ है, यानी आरएफए आपको दिया हुआ है, और आरएफए आपको दिया है कितना, प्रोवाइडेड विद द कंपनी विद द कंपनी व्हिच हैज पेड एनुअल रेंट 80,000, यानी कंपनी ये रेंट पे ले रही है, रेंट पे है तो क्या करेंगे, आरएफए निकालने के लिए 10% ऑफ सैलरी, आरएफए निकालने के लिए क्या करेंगे 10% ऑफ सैलरी और एक्चुअल हायर चार्जेस, एक्चुअल हायर चार्जेस। बच्चों एक बात बताओ, विच एवर इज लेस लेना है। अब 10% ऑफ सैलरी में सैलरी क्या क्या लेंगे, बेसिक पे लेंगे, डीए फॉर्मिंग पार्ट, कमीशन ऑल टाइप्स, बोनस ओनली करंट ईयर, ऑल टैक्सेबल पोर्शन ऑफ अलाउंसेस। क्या अलाउंसेस दिए हैं, हाँ दिए ना 30,000। तो हम काम करते हैं, इसकी सैलरी निकाल लेते हैं यहां पर, क्योंकि उसका हमें 10% करना है, तो सैलरी निकाल लो। बेसिक पे है 720, डीए का फॉर्मिंग पार्ट विच इज 3 लाख, कमीशन अगर हम बात करें, बोनस की बात करें तो आ रहा था 120, कमीशन की बात करें तो 2 लाख, और अगर हम बात करें उसकी एंटरटेनमेंट अलाउंस 30,000 वो आ जाएगा फुली टैक्सेबल, और हॉस्टल अलाउंस है उसमें टैक्सेबल पार्ट निकालना है 5,000 3 बच्चों के लिए, 3 बच्चे हैं ओके, तो आपको पता ही है कि एग्जेम्पशन कितनी मिलनी है बताओ, 5,000 3 बच्चों के लिए है, तो इंटू 3 इंटू साल का इतना 3, हाँ ठीक है 15,000, इसमें से माइनस कर दो 300 मल्टीप्लाई बाय, हॉस्टल है ना, 300 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 12, तो कितना हो जाएगा, 300 इंटू 2 गया 600 इंटू 12 7200, 15,000 रुपए में से नहीं, 2 बच्चों की एग्जेम्पशन है ना, तो ठीक है कितना आएगा 7,800 आएगा, ये टैक्सेबल हो जाएगा बस। तो ये हमारी सैलरी हो गई 7,20,000 प्लस 3 लाख रुपीज प्लस 120 प्लस 2 लाख रुपीज प्लस 30,000 प्लस 7,800 विच इज 13,77,800। एक बार फिर से देख लेते हैं, 720 प्लस 3 लाख रुपीज प्लस 120 प्लस 2 लाख रुपीज प्लस 30,000 प्लस 7,800, ये आ रहा है 13,77,800। इसका 10% कर दो, इसका 10% आ रहा है 13,77,800, बोलो यस। और हायर चार्जेस कितने हैं साल के, 80,000, ठीक है जी, विच एवर इज लेस, तो 80,000 ही लेस आ रहा है, तो वैल्यू ऑफ परक्विजिट तो यहां पर 80,000 ही आएगा, इतनी मेहनत करने के बाद क्या ही फायदा हुआ, कोई बात नहीं, वर्किंग नोट लिख लोगे, वर्किंग नोट नंबर 2। और एंटरटेनमेंट अलाउंस फुली टैक्सेबल हो जाएगा, यहां पर ये है 30,000 रुपए साल का, तो कर देंगे ऐड। और हॉस्टल एक्सपेंडिचर में क्या करेंगे बताओ, 15,000 रुपए मिल रहा है 3 बच्चों के हिसाब से, हमें वो बात हो रही है कि 2 ही बच्चों की एग्जेम्पशन मिलेगी, तो यहां पर 300 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 12, तो ये बना 7,200 और ये बना, और ये बचा 7,800, बस ग्रॉस सैलरी आ गई हमारी, ग्रॉस सैलरी आ गई हमारी। इन तीनों का, इन सबका सम कर देते हैं, 720 प्लस 3 लाख रुपीज प्लस 120 प्लस 2 लाख रुपीज प्लस 203,600 प्लस 80,000 प्लस 30,000 प्लस 7,800, यार है 16,61,400। माइनस करेंगे इसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 16(1)(a) जो कि है 50,000 रुपए फिक्स, बोलो हाँ है ना, बस यही है, तो ये आंसर आएगा 16,11,400 सैलरी इनकम। डन एवरीवन, ये हमारी सैलरी इनकम आ गई। क्वेश्चन नंबर है 3, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ये भी मेरी बुक में है ऑलरेडी पीएफ का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 4, मिस्टर वासुदेवन रिटायर्ड on 30th June 2023. He submit the following information: basic salary, DA, employer's contribution towards RPF, interest credited to RPF, pension after retirement, payment of PF received after retirement 7,60,000। ये PF से पैसे मिले हैं, ठीक है, रिटायरमेंट के बाद 7,60,000। एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, मैंने ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने की कोशिश करी है
जिसमें आपको हर टॉपिक पर अच्छी प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। लिमिटेड टाइम में ज्यादा प्रैक्टिस कराने का टारगेट किया मैंने। तो यहां पर एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन कितना है इस 7,60,000 रुपए में से, और इंटरेस्ट कितना है, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन कितना है, इंटरेस्ट कितना है। आपको क्वेश्चन में लिखा है वासुदेवन हैज डिपॉजिटेड एंटायर पीएफ पेमेंट विद द कंपनी। जो पीएफ का पैसा था ना, वो आगे उन्होंने क्या कर दिया, कंपनी को डिपॉजिट करा दिया, और कंपनी ने हमें उसके ऊपर क्या दिया है, 9% का इंटरेस्ट दिया है। Find out the total income of Vasudevan for the assessment year 24-25 on the assumption that PF is SPF, PF is RPF या PF is URPF। क्वेश्चन ने बोल दिया है कि वासुदेवन ने ऑप्ट किया है ऑप्शन अवेलेबल अंडर सेक्शन 115 BSE, यानी उसने ऑप्ट आउट किया है, यानी ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है ओल्ड रिजीम के हिसाब से। क्लियर। सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसमें आपको सारे पीएफ की प्रैक्टिस हो जाएगी, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं करवा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर है 4। आओ जरा देखें, क्या मैं अब फॉर्मेट लिखूं या पूरा पूरा, या आपको अधूरा तरीके से भी करवा दूं। अब आपको फॉर्मेट तो समझ में आ गया ना, तो मैं अब आपको सीधा सीधा करवा रहा हूं, थोड़ा सा शॉर्टकट तरीके से, तभी हो पाएगा सारा। तो बताओ, फोर्थ क्वेश्चन में मुझे एसपीएफ ए पार्ट क्या था, अगर एसपीएफ है तो क्या होगा, यस, तो एसपीएफ का अलग बना लो, आरपीएफ का अलग बना लो, और एक बना लो यूआरपीएफ का। ठीक है। सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन के अंदर मैंने अलग अलग क्यों किया, आपको 3 आंसर निकालने हैं ना इसमें, एसपीएफ के लिए भी, आरपीएफ के लिए भी और यूआरपीएफ के लिए, तो मैं तीनों के लिए अलग अलग निकाल रहा हूं। आपको सबसे पहले तो बेसिक सैलरी निकालनी चाहिए, जो कि दिया 20,000 रुपए महीना, तो 20,000 मल्टीप्लाई बाय 30 जून तक, यानी 3 महीने, यानी एसपीएफ 60,000, आरपीएफ हो तो भी 60,000, यूआरपीएफ हो तो भी 60,000। इसके अलावा डीए आएगा इसके अंदर, बोलो यस और नो। और डीए का क्या आएगा, डीए क्या आएगा, डीए फुली टैक्सेबल होता है, फॉर्मिंग हो या नॉट फॉर्मिंग हो, यस और नो, बिल्कुल सही बात है, डीए फुली टैक्सेबल होता है। तो 6,000 मल्टीप्लाई बाय 3 महीने, कितना आ गया, डीए 18,000। इसके बाद एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन दिया है, एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया है टुवर्ड्स पीएफ। अब आपको कई तरह के पीएफ दिए हैं, बट आपको ध्यान रखना है कि कौन से पीएफ में क्या होता है। अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन दिया 3,000 रुपए महीना, मुझे एक बात बताओ ना, कितने महीने किया होगा एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट, जब तक आप जॉब कर रहे हो। आप जॉब कर रहे हो ड्यूरिंग द ईयर 3 महीने, 30 जून को तो आप रिटायरमेंट ले ली, तो अप्रैल, मई और जून 3 ही महीने का तो आएगा। बिल्कुल सही बात है, 3 ही महीने का आएगा, यानी 3,000 इंटू 3 यानी 9,000 रुपए। अब बताओ, अगर एसपीएफ हो तो फुली एग्जेम्प्ट, यूआरपीएफ हो तो फुली एग्जेम्प्ट, यस और नो, आरपीएफ हो तो आपको एग्जेम्पशन मिलेगी कितनी, अप टू 12% ऑफ सैलरी। बोलो हाँ या ना, 12% ऑफ सैलरी। अब सैलरी में क्या लेना है, सैलरी में लेना है बेसिक पे। एक तो बेसिक पे लेंगे जो कि कितना है, बेसिक पे तो ले लेंगे 60,000 3 महीने का, और डीए का कौन सा लेंगे, फॉर्मिंग पार्ट। डीए का फॉर्मिंग पार्ट के लिए लिखा है 1/3, तो फॉर्मिंग पार्ट कितना हो गया, 18,000 का 1/3 6,000, तो ये हो गया 66,000। उसका 12% कर दो, 66,000 का 12%, ये आ गया 7920 1080। मुझे बताओ, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन के बाद आपको आएगा इंटरेस्ट, इंटरेस्ट क्रेडिटेड, कितना इंटरेस्ट दिया हुआ है, 15% दिया हुआ है, एट द रेट ऑफ 15%, जो कि इंटरेस्ट आपको दिया है 7,500। एसपीएफ के केस में तो एग्जेम्प्ट होता है, यूआरपीएफ के केस में तो एग्जेम्प्ट होता है, और अगर आरपीएफ का केस होगा तो एग्जेम्प्ट होगा, बट कितना होगा, अप टू 9.5%। तो 7,500 15 है, तो 9.5 कितना होगा, 4750, 4750 इतना एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो ये टैक्सेबल कितना होगा, 2750, यस और नो, 7,500 माइनस 4750 विच इज 2750 टैक्सेबल हो जाएगा। क्लियर। इसके अलावा आपको क्वेश्चन में दिया है पेंशन आफ्टर रिटायरमेंट, और अगर आपको आफ्टर रिटायरमेंट कोई पेंशन दी है, बच्चों अनकम्यूटेड पेंशन क्या होती है, अनकम्यूटेड पेंशन फुली टैक्सेबल होती है। जी हां, कोई एग्जेम्पशन नहीं मिलती। 10,000 रुपए है
अब मुझे सारे बच्चे बताएंगे, आप जब तक नौकरी कर रहे थे तब पेंशन मिलेगी क्या? नहीं, नौकरी के बाद मिलेगी ना पेंशन। तो नौकरी के बाद 3 महीने तो नौकरी करिए, अप्रैल मई जून, तो जून के बाद से 9 महीने कितने हो गए? 10,000 इंटू 9, तो 9 महीने आपको ये पेंशन मिली होगी। तो क्या इससे कोई फर्क पड़ता है? आप एसपीएफ हो, पेंशन तो भैया टैक्सेबल होती है, आप कोई भी तरह के एम्प्लॉय हो, हाँ कि ना? अनकमिटेड पेंशन फुली टैक्सेबल हो गया। मैं बढ़ता हूं आगे। इसके अलावा आपको क्या आएगा? पीएफ का पैसा मिला है 7,60,000, और जो लमसम पीएफ का पैसा मिला है ना, अमाउंट ऑफ पीएफ रिसीव आफ्टर रिटायरमेंट कितना मिला है? 7,60,000। अब ये जो 7,60,000 है ना, एसपीएफ को तो फुली एग्जेम्प्ट है, आरपीएफ को भी फुली एग्जेम्प्ट है। ये 7,60,000 में से जो इंप्लॉयर कंट्रीब्यूशन है और इंटरेस्ट ऑन इंप्लॉयर कंट्रीब्यूशन है, वो यूआरपीएफ को टैक्सेबल होगा। कुछ याद है कि नहीं याद है? इंप्लॉयर कंट्रीब्यूशन जितना इकट्ठा हो रखा है, क्यों? क्योंकि ना ये अभी तक एग्जेम्प्ट रहा है, ये इंप्लॉयर का कंट्रीब्यूशन अभी तक यूआरपीएफ में एग्जेम्प्ट रहा है। अब जब मिला तो फुली टैक्सेबल हो जाएगा। 330 ये, और इसी के ऊपर इंटरेस्ट जो है कितना? इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर 44, कुल मिला के 3,74,000। ये अमाउंट यहां पे जाके क्या हो जाएगा? टैक्सेबल 374, सिर्फ यूआरपीएफ को। बस इसके अलावा आपको जो पीएफ का पैसा मिला था ना 7,60,000, वो आपने जमा करा दिया, किसको? कंपनी को दे दिया, और कंपनी बदले में क्या दे रही है? इंटरेस्ट दे रही है। वो तो चलो, वो कहां जाएगा? वो भैया कंपनी से नौकरी छोड़ने के बाद है ना, तो वो अदर सोर्सेज में जाएगा, इंटरेस्ट है। अब मुझे बताओ, ये तो मेरी आ गई ग्रॉस। कितना आ गया? 60 प्लस 18 प्लस 90, ये हो गया 168। यहां पर कितना आएगा? 60 प्लस 18 प्लस 1080 प्लस 2750 प्लस 90,000, ये आ गया 171,830। इसके बाद है 60 प्लस 18 प्लस 90,000 प्लस 374,000, ये आ गया 542। ये आ गई मेरी ग्रॉस सैलरी। इसके बाद मैं माइनस करूंगा क्या? डिडक्शन अंडर सेक्शन 16, जिसमें आपको मिलेगा सेक्शन नंबर 16(1) ए स्टैंडर्ड डिडक्शन, जो कि मिलेगी सबको 50,000 रुपए की। और एंटरटेनमेंट अलाउंस और प्रोफेशनल टैक्स तो इस क्वेश्चन में है ही नहीं, तो कुछ नहीं मिलेगा उसमें। तो बस इसको यहां पर मैं माइनस कर दूंगा, और मेरी सैलरी इनकम आ जाएगी 1,18,000। ये आ गई 1,21,830, और ये आ गई 4,92,000। ये मेरी सैलरी इनकम आ गई। अभी इसके अंदर ना मैंने क्या किया? पीएफ का जो पैसा रिसीव किया था वो कंपनी को दे दिया। पीएफ का पैसा कंपनी को दे दिया। देखो क्वेश्चन में लिखा है यस और नो। कब मिला होगा पीएफ का पैसा? भाई रिटायरमेंट के बाद। रिटायरमेंट कब हुई है? 30 जून 23 को। तो बाकी पूरे साल कंपनी का पैसा पड़ा था, तो इस साल में तो 9 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा ना उस पर। हाँ, कहां जाएगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। बताओ कितना पैसा? 7,60,000 रुपए का ये पैसा था पीएफ का, उस पर 9% का इंटरेस्ट कंपनी ने दिया। कितने महीने के लिए? 9/12। 760 का 9%, 9/12, 51,300। ये आ गई मेरी अदर सोर्सेज इनकम। मैं कर दूंगा टोटल, ये आ जाएगा मेरा ग्रॉस टोटल इनकम। $118 प्लस 51,300, ये आ गया 169,300। ये आ गया 121,830 प्लस 51,300 विच इज इक्वल टू 173,130। ये आ गया 492,000 प्लस 51,300 विच इज इक्वल टू 492,000। अरे एक और बात रह गई ना, यूआरपीएफ में तो वो भी तो आएगा, जो एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन है उस पर भी तो इंटरेस्ट यूआरपीएफ को टैक्सेबल होगा। हाँ, एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन पे जो इंटरेस्ट है वो भी तो टैक्सेबल होगा।
तो इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन, बाकी किसी को नहीं होगा, ये सिर्फ किसको होता है, यूआरपीएफ के केस में। कितना अमाउंट है, 46, ये भी इसके अंदर ऐड हो जाएगा, ये भी ऐड कर देना। तो 492 प्लस 51,300 प्लस 46 विच इज इक्वल टू 589,300। अब इसके बाद क्वेश्चन में आपको डिडक्शन भी लेनी है, क्योंकि आपने भी पैसा डाला है तो 80C की डिडक्शन मिलेगी। एम्प्लॉय ने ड्यूरिंग द ईयर 3 महीने पैसे डाले हैं ना, क्योंकि उसके बाद तो जॉब छोड़ दी, एम्प्लॉय ने भी पैसे डाले थे, एम्प्लॉयर ने भी डाले थे, तो जो एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन है उसकी क्या मिलेगी, डिडक्शन। एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन अंडर सेक्शन 80C कितने रुपए की, 3,000 मल्टीप्लाई बाय 3 महीने, यानी कितना, 9,000। अच्छा, यूआरपीएफ में मिलेगा क्या, यूआरपीएफ में तो डिडक्शन मिलेगी नहीं, तो मेरा आंसर क्या होगा, यहां आ जाएगा 160,300, यहां आ गया 173,130 माइनस 9,000, यह आ गया 164,130 और ये आ गया 589,300। ये मेरी आ गई टोटल इनकम। क्या आ गई मेरी टोटल इनकम, जिस पर मुझे गवर्नमेंट को टैक्स देना है। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? तो पीएफ की पूरी प्रैक्टिस करा दी। यूआरपीएफ के केस में जब इंप्लॉयर जब तक नौकरी कर रहे हो तब तक जो इंप्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है वो फुली एग्जेम्प्ट होता है, इंटरेस्ट भी फुली एग्जेम्प्ट होता है। बट जब रिटायरमेंट होती है तो इकट्ठे पैसे टैक्सेबल होते हैं यूआरपीएफ के केस में। और उसमें क्या होता था कि इंप्लॉयर और इंटरेस्ट ऑन इंप्लॉयर कंट्रीब्यूशन टैक्सेबल होता है अंडर द हेड सैलरी, और जो इंटरेस्ट ऑन इंप्लॉय कंट्रीब्यूशन होता है वो टैक्सेबल होता है अंडर द हेड अदर सोर्सेज, और जो बाकी का पैसा है वो टैक्सेबल कहीं पे भी नहीं होगा। इज दैट क्लियर एवरीवन? तो ये मेरी टोटल इनकम का हिसाब किताब हो गया, कहानी खत्म हो गई। क्या ये क्वेश्चन नंबर 4 सबको समझ में आया? एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस कराना चाहता हूं जिसमें बच्चों को एचआरए के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एचआरए में क्या वैरायटी हो सकती है, तो मैंने एचआरए का सबसे बढ़िया क्वेश्चन मैंने उठाया। तो एचआरए का क्या हो सकता है, आओ जरा देखें। मिस्टर मोहित इज एम्प्लॉयड विद XY लिमिटेड ऑन अ बेसिक सैलरी ऑफ 10,000 पर मंथ. He is also entitled to DA at the rate of 100% of basic salary, 50% as forming part. The company gives him HRA 6,000 रुपए महीना, जो कि HRA चेंज हो गया। आपको याद होगा ये चेंज ऑफ फैक्टर का केस याद है। ड्यूरिंग द ईयर जब भी कभी कुछ चेंजेस आते हैं, ड्यूरिंग द ईयर जब भी कभी कुछ चेंजेस आते हैं, तो जब तक चेंज नहीं था तब तक के लिए कैलकुलेशन अलग करेंगे, और जब चेंज आ गया उस साल उस डेट से लेकर 31 मार्च तक के कैलकुलेशन अलग करेंगे। ठीक है जी। तो मुझे बताओ, आपको ग्रॉस सैलरी निकालनी थी। इस क्वेश्चन में लिखा है कि एचआरए चेंज हो गया, पहले 6,000 था, 1 जनवरी से ये 7,000 हो गया। ओके, हो गया 7,000। इसके बाद 1,000 रुपए की इंक्रीमेंट आई है, बेसिक सैलरी आपकी चेंज हो गई 1 फरवरी 2024 से। यस और नो? रेंट पेड बाय हिम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 23-24 रेंट अप्रैल और मई मंथ का तो 0 था, जून से लेकर अक्टूबर मंथ 6,000, नवंबर से लेकर मार्च हो गया 8,000। क्या कई बार ड्यूरिंग द ईयर चेंजेस आ रहे हैं? हाँ। तो अब हम क्या करेंगे, एचआरए की कैलकुलेशंस के हिस्से कर देंगे। ठीक है, जनरली एक चेंज आता है, अगर एक चेंज आया तो 2 हिस्से करेंगे, बट अभी तो इसमें चेंजेस भरा क्वेश्चन है, तो क्या करेंगे, इसमें कई चेंजेस करने पड़ेंगे। तो हम लोग कर रहे हैं 5th क्वेश्चन डिस्कस। ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट है इसलिए करवा रहा हूं। अब ये देखो, ये है 1/4/2023 मान लो, और ये है 31 मार्च 2024 मान लो। आपको ड्यूरिंग द ईयर कुछ फैक्टर में चेंजेस आए हैं, जैसे कि आपको पता चला कि एचआरए 1 जनवरी 2024 से चेंज हो गया, तो 1 जनवरी 24 को मैं मार्क कर लेता हूं, 1 जनवरी 24। यहां पर एचआरए चेंज हो गया, यहां पर एचआरए पहले कितना था, 6,000, और फिर एचआरए कितना हो गया, 7,000, है ना। इसके अलावा आपको यह पता चला कि आपकी बेसिक सैलरी पहले तो 10,000 थी, 1 फेब से वो 11,000 हो गई, तो यहां पर मैं 1 फेब मार्क कर देता हूं, 1 फेब। यहां से लेकर यहां तक तो बेसिक सैलरी कितनी थी, बेसिक कितनी थी, 10,000, और यहां से लेकर यहां तक कितनी हो गई, 11,000 हो गई। यहां पर भी कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा अप्रैल से लेकर मई मंथ तक का रेंट है 0, जून से लेकर अक्टूबर का रेंट है 6,000, नवंबर से लेकर मार्च का रेंट है 8,000। तो मुझे हिस्से करने होंगे, तो मेरे पास इसको मैं और हिस्से करने के लिए, चलो मैं ऐसे ही करता हूं, अप्रैल में तो 31 मई हो गया, इसके बाद जून से लेकर अक्टूबर, तो 31 अक्टूबर तक के लिए अलग बना देता हूं, ये रहा 31 अक्टूबर।
सो यहां से लेकर यहां तक का जो रेंट है वो पहले कितना था, 0। इसके बाद मई से लेकर 31 अक्टूबर तक का रेंट हो गया 6000। इसके बाद रेंट कितना हो गया, 8000। ये पूरे पीरियड का रेंट कितना है, 8000। रेंट में चेंजेस आ गए। तो आपको दिख रहा है ये चेंज भरा क्वेश्चन जिसके अंदर कई चेंज है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 5। 5 चेंज हैं ड्यूरिंग द ईयर, और 5 चेंज के लिए आपको कैलकुलेशन भी 5 हिस्सों में करनी होगी। सबसे पहले आपको क्वेश्चन में निकालना क्या था, ग्रॉस सैलरी। तो आउट स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। ग्रॉस सैलरी फाइंड आउट करनी है, तो कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस सैलरी। अब ग्रॉस सैलरी किसकी निकालनी है, ऑफ मिस्टर मोहित, जिसमें आप निकालने वाले हो सबसे पहले तो आपको बेसिक पे चाहिए। तो बेसिक पे आपको दिया है क्या, ड्यूरिंग द ईयर आपको बेसिक पे दिया है 10,000 रुपए महीना। ड्यूरिंग द ईयर 23-24 आपको पूरे बेसिक पे 10,000 ही मिलता रहा, नहीं, क्योंकि बेसिक पे 1 फेब से चेंज हो गया, तो 10 महीने तक तो आपको 10,000 मिलता रहा। उसके बाद ये हो गया 11, 2 महीने के लिए 11, तो टोटल बेसिक पे कितना हो गया, टोटल बेसिक पे हो गया 1,22,000। इसके अलावा इसके अंदर ऐड करने वाले हम डीए, और डीए लिखा है 100% ऑफ बेसिक सैलरी है, ठीक है, 100% ऑफ बेसिक सैलरी है, तो 100% हो गया 1,22,000 रुपए का, यानी 1,22,000 ही हो गया। इसके अलावा आप यहां लिखने वाले हो एचआरए रिसीव्ड, और एचआरए कितना रिसीव हुआ है वो आपको यहां लिखना पड़ेगा। ड्यूरिंग द ईयर एचआरए रिसीव हुआ है 6,000, कितने महीने तक, 9 महीने तक, तो 6,000 मिला है, 9 महीने तक 6,000 मिला है, और 3 महीने का 7,000 मिला है। तो यहां पर 54 प्लस 21, 54 प्लस 21, ये हो गया कुल मिला के 75,000 एचआरए रिसीव, जिसमें से आप फाइंड आउट करने वाले हो एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 10 क्लॉज 13A, और इसके लिए बनाने वाले हो वर्किंग नोट। यही तो मेन है, हाँ कि ना। ये एग्जेम्पशन निकाल लोगे तो आपकी ग्रॉस सैलरी आ जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन में तो और कोई रिक्वायरमेंट है नहीं, सिर्फ ग्रॉस सैलरी मांगी है, तो लिख देते हैं ग्रॉस सैलरी। मेरे को तो मेन एग्जेम्पशन फाइंड आउट करनी है, यही सारा सवाल है। 10 नंबर का ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। आपको एग्जेम्पशन फाइंड आउट करनी है, मेन मुद्दा ये। और एग्जेम्पशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, आओ जरा फटाफट समझ लेते हैं। बताओ दोस्तों, इसमें मुझे अपनी कैलकुलेशन के एचआरए एग्जेम्पशन निकालने के लिए कैलकुलेशन के कितने हिस्से करने थे, 5। तो हम क्या करेंगे, 5 हिस्सों में कैलकुलेशन को बांट देंगे। एक तो हो गया कैलकुलेशन 1 अप्रैल से लेकर 31 मई तक। ये हिस्से कैसे पता चलेंगे, ये मैंने ऊपर पहले ही मार्क कर दिए थे, तो मैं पहला हिस्सा। उसके बाद है 1 जून से लेकर 31 अक्टूबर, तो मैं लिख देता हूं 1 जून से लेकर 31 अक्टूबर। इसके बाद है 1 नवंबर से लेकर 1 जनवरी, तो 1 नवंबर से 1 जनवरी। इसके बाद है 1 जनवरी से 1 फेब, और इसके बाद है 1 फेब से 31 मार्च। सबसे पहले एचआरए रिसीव कितना हुआ, तो 2 महीने का एचआरए कितना रिसीव हुआ, 6,000, तो 6,000 इंटू 2 12,000। यहां पर एचआरए कितना रिसीव हुआ, इस जून से लेकर अक्टूबर तक के लिए एचआरए कितना रिसीव हुआ, और भाई आपको कब एचआरए इंक्रीज हुआ, 1 जनवरी में ना, तो जून से लेकर अक्टूबर 6,000 इंटू 5 30,000 रुपए यहां पर आएगा। इसके बाद नवंबर से लेकर जनवरी एचआरए कितना आया, 6,000 इंटू 2 यानी 12,000, तो 6,000 इंटू 2 12,000। 1 जनवरी में चेंज हुआ है क्या एचआरए, हाँ 1 जनवरी से एचआरए चेंज हुआ है 7,000, 1 महीने का यहां पे आएगा 7,000 रुपए, और यहां पर आएगा 2 महीने का 14,000 रुपए। एचआरए चेंज हो गया था ना, 2 महीने का यहां पे आएगा 14,000 रुपए, 7,000 इंटू 2। इसके बाद रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। जब आप रेंट पेड निकालोगे तो रेंट पेड यहां पर कितना है, पहले तो साल में रेंट है ही नहीं, तो भाई पहले 2 महीनों में तो रेंट है ही नहीं, तो नील लिख देते हैं। नील में से माइनस करोगे 10% ऑफ सैलरी, तो नील ही आएगा। यहां पर बात करते हैं, यहां पर हम लोग क्या करेंगे, रेंट पेड, और रेंट पेड यहां पर लेंगे कितना, यहां पे रेंट पेड लेंगे ड्यूरिंग द ईयर रेंट आपने कितना पे किया, तो ड्यूरिंग द ईयर रेंट पे किया 6,000, तो 6,000 इंटू 5 30। बट यहां पे 10% ऑफ सैलरी भी माइनस करना है, तो सैलरी भी साथ साथ निकाल ही लेते हैं। इसमें कौन सी आफत है, सबसे पहले बेसिक लिख लेते हैं, और फिर लिख लेते हैं डीए कौन सा, फॉर्मिंग पार्ट,
कमीशन तो क्वेश्चन में दिया ही नहीं हुआ, तो डीए का फॉर्मिंग पार्ट और बेसिक पे चाहिए हमें बस, ठीक है। वैसे बेसिक पे कितना है साल की शुरुआत में, 2 महीने में तो बेसिक पे कितना है, वैसे तो हम लोगों ने ये चीज यहीं पे कर ली थी वर्कआउट, तो 2 महीने का बेसिक पे यहां पर लिखा था ना 10,000 ही है, तो बेसिक पे 2 महीने का आएगा 10,000 इंटू 2 20,000 रुपए। और डीए का फॉर्मिंग पार्ट कैसे निकालोगे, 100% ऑफ बेसिक सैलरी इज डीए और उसका 50% फॉर्मिंग, देखो उसका 50% फॉर्मिंग। तो बताओ क्या मैं कह सकता हूं डीए का फॉर्मिंग पार्ट 10,000 हुआ, हाँ तो ये हो गया 30। इसी तरीके से मैं यहां पर भी निकाल लेता हूं, बताओ यहां पर भी कितना आएगा बेसिक पे 1 जून से 31 अक्टूबर तक के लिए 10,000 इंटू 5 50,000 और फिर डीए कितना होगा 50,000 का 100% 50 और उसका 50% 25, तो टोटल हो गया 75। इसके बाद यहां पर भी निकाल लेते हैं, 1 नवंबर में भी 10,000 की सैलरी है तो 10,000 इंटू 2 20 और फिर इसके बाद 10 30। 1 जनवरी में भी मुझे लगता है सेम ही है, 1 जनवरी में भी 1 जनवरी से लेकर 1 फेब में भी रेंट सैलरी 10,000 ही है, तो 10,000 का 1 महीने का आएगा, यहाँ पे 1 ही महीने का चाहिए तो 1 महीने का आएगा 10,000 और 10,000 प्लस क्या करेंगे 50% 5,000, टोटल आ गया 15,000। इधर बताओ कितना आएगा, इधर भी बेसिक पे होगा अब क्या हो गया 1 फेब से चेंज हो गया था, कितना हो गया था 11,000 11,000 इंटू 2 22,000 22,000 का 50% 11,000 33,000 रुपये आ जाएगा ये। अब यहां पर तो 10% ऑफ सैलरी यानी 7,500 माइनस कर दूंगा, यहां पर मैं क्या करूंगा रेंट पेड, यहां पर क्या रेंट यहां पर चेंज हो गया ना, 1 नवंबर से रेंट हो गया था 8,000, तो 8,000 रुपये 8,000 2 महीने के लिए 8,000 रुपये इंटू 2 16,000 रुपये माइनस 30,000 का 10% हो गया 3,000। यहां पे बताओ रेंट पेड है 1 महीने के लिए, कितना रेंट पेड है बताओ, 1 महीने का रेंट पेड आएगा यहां पर 8,000 और 8,000 रुपये माइनस 10% ऑफ सैलरी आ गया 1,500। यहां पे बताओ यहां पर है 8,000 इंटू 2 16,000 माइनस 3,300 डन। लास्ट लिमिट है यहां पर 50% ऑफ मेट्रोपॉलिटन 50% ऑफ सैलरी ले लो यहां पर, चाहे वैसे इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता 50 लो 40 लो फर्स्ट वाले केस में, क्योंकि आप रहे हो कहां पे पेरेंट्स के घर में, तो यहां पर रहेगा 15,000। इस वाले में बताओ क्या होगा, इस वाले में 1 जून से 31 अक्टूबर में आप गाजियाबाद में थे तो 40% ऑफ सैलरी होगा, तो 75,000 का 40% कर दो, ये हो गया 30,000। इधर वाले केस में 30,000 रुपए है, दिल्ली में जा चुके हो तो 30,000 का 50% यानी 15,000, इधर भी दिल्ली में ही हो तो 7,500, इधर भी आप दिल्ली में ही हो तो 16,500। बताओ ये तो हो गया नेट 13,000, ये हो गया 22,500, ये हो गया 6500, ये हो गया 12,700। बताओ विच एवर इज लेस, यहां पर क्या करेंगे 0, यहां पे विच एवर इज लेस कर देंगे 22,500, यहां पे विच एवर इज लेस कर देंगे 12,000, यहां विच एवर इज लेस कर देंगे 6,500, यहां विच एवर इज लेस कर देंगे 12,700। तो बताओ टोटल एग्जेम्पशन कितनी आ जाएगी एचआरए की, टोटल एग्जेम्पशन कितनी आ जाएगी, ये हो जाएगी 22,500 प्लस 12,000 प्लस 6500 प्लस 12,700 53,700 हमारी एग्जेम्पशन हो जाएगी, टोटल एचआरए एग्जेम्पशन। और इस 53,700 की एग्जेम्पशन को मैं इसमें से करने वाला हूं माइनस, टाटा बाय बाय करने वाला हूं और फिर आ जाएगा 21,300 टैक्सेबल। तो ये बना 1,22 प्लस 1,22 प्लस 21,300, कुल मिला के हो गया 2,65,300 मेरी क्रॉस सैलरी। इज दैट क्लियर एवरीवन? समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, आईडीटी की क्लास हो गई है थोड़ी सी लेट, तो आईडीटी को हम लोग अभी स्टार्ट करने ही वाले हैं, बस कोई बात नहीं, आपको डीटी भी तो करना ही था ना, तो आईडीटी इसके बाद स्टार्ट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके बाद आईटीडी स्टार्ट कर देते हैं। डीटी में थोड़ा सा लेट हो गए क्योंकि क्वेश्चन बड़े बड़े थे और मैंने 5-6 क्वेश्चन पकड़ लिए आपको करवाने वाले। इज दैट क्लियर? क्या ये क्वेश्चन सबसे हो गए हैं? सारे बच्चे जवाब देंगे। 2 क्वेश्चन और है वैसे तो, बट मैं ये कर सकता हूं कि आप ये 2 क्वेश्चन खुद ट्राई करो प्रैक्टिस करने के लिए,
हाँ, आप लोग खुद सॉल्व करोगे अपने आप, ठीक है। आपको इस क्वेश्चन में नॉट ऑप्टेड फॉर ऑप्शन है, यानी आपको इसको किस हिसाब से करना है बताओ, न्यू रिजीम के हिसाब से। ये न्यू रिजीम के हिसाब से मैं आंसर आपको टेलीग्राम पे शेयर करूंगा, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 7 भी, अच्छा क्वेश्चन नंबर 7 आपने ऑप्शन लिया है आउट होने का, तो इसका मतलब है ये आपको ओल्ड रिजीम के हिसाब से करना है। ओके, तो ये 2 क्वेश्चन आप लोग खुद प्रैक्टिस कर रहे हो।